हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू हैव। मैं हूं शुभम गुप्ता और ये वीडियो आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो फुल चैप्टर है उसकी लिंक मैं डलवा रहा हूं, तो फुल चैप्टर आप देख लीजिए। एक बार आप पूरा चैप्टर देख चुके हैं नेशनलिज्म इन यूरोप का, यानी कि आपको कंटेंट क्लियर हो गया है पूरा कि चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है। अब हम यहां पे किस चीज के बारे में बात करेंगे, आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से तैयार करने के लिए ये एक वीडियो काफी है आपको। 10th में चाहे कोई यूनिट टेस्ट हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ये इस वीडियो में कवर कराने की हमारी पूरी कोशिश होगी। साथ ही साथ मैं ये भी आपको कह दूं कि क्वेश्चन बनाने को तो एक चैप्टर से आप 50 क्या 500 क्वेश्चन भी बना सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मैंने हर पॉसिबल क्वेश्चन यहां पे कवर किया है, लेकिन हाँ, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है। और ये मैं कोई थियोरेटिकल बात नहीं कर रहा, ये इसका एक बेसिस है। बेसिस क्या है कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे। कई बार 10th बोर्ड में क्या होता है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हुबहू उठ के आते हैं। आपके टीचर्स भी यूनिट टेस्ट के पेपर बनाते हैं, आलसी होते हैं कई बार, तो हुबहू बोर्ड मतलब बुक के पीछे चैप्टर के एंड में जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, प्लस हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर के बीच बीच में किसी छोटे से बॉक्स में अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या उस बॉक्स से कोई क्वेश्चन बीते सालों में आ चुका है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्लस फिर लास्ट में हम कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं नॉर्मल एमसीक्यू से, पर इसकी भी आदत होनी चाहिए आपको। तो ये है हमारी स्ट्रैटेजी, ये है हमारा कोर्स ऑफ एक्शन। चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैं बहुत ज्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता, तो बहुत ज्यादा एम्फेसिस में नहीं दूंगा। ये जो पूरी पीपीटी की लिंक है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। एनीवेज फटाफट इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से अगर हम देखें, हु वेर मैरियानी एंड जर्मेनिया, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड। क्लासिक क्वेश्चन है, अगर इतने सालों से पढ़ा रहा हूं साहब, इतने एनटीएससी और मेरिट लिस्ट स्कॉलर्स निकाले हैं, तो अब मान के चलिए कुछ है। वो एनसीईआरटी ग्रंथ है सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि चैप्टर एनसीईआरटी में लिखा है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए क्योंकि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस वो पूछते हैं। चैप्टर के एंड में जो 8-10 क्वेश्चन नहीं दिए होते वो कई बार पूछते हैं। मैरियानी कौन थी, जर्मेनिया कौन था, इंपॉर्टेंस या जिस वे में उनको पोर्ट्रे किया गया, कैसे दर्शाया गया। अरे भारत माँ को कैसे दर्शाया जाता है, माँ की तरह दर्शाया जाता है। पूरे देश में वो एक पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है भारत माँ। अरे समझ रहे हो ना कि मतलब मेरा अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट तो किसी के भी साथ हो सकता है। मेरे दोस्त के साथ हो सकता है, मेरा कोई दुश्मन होगा, लेकिन भले ही वो मेरा दुश्मन है पर वो मेरा ही देशवासी है। माँ एक है ना, फिर भाई बहन कितना भी लड़े फर्क नहीं पड़ता, उन्हें एक होना ही है क्योंकि जननी एक है। मैरियानी और जर्मेनिया में वो मातृत्व वाला ज्यादा नहीं था, वो भारत में था। मैरियानी और जर्मेनिया में कौन सा एलिमेंट था, जैसे मैरियानी अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, ये फ्रांस की फीमेल एलेगरी थी, रिप्रेजेंटेशन थी। इन्होंने पूरे फ्रांस को मैरियानी की तरह एक स्त्री की तरह देखा। अंतर क्या है, इन्होंने सिर्फ एक स्त्री की तरह देखा, हमने मां की तरह देखा। इन्होंने मैरियानी को स्त्री की तरह देखा, क्यों, बिकॉज दे थॉट की दिस इज शी इज फ्रांस। एलेगरी मतलब होता है अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। तो ये सिंबल है, ये प्रतीक है किसका, पूरे के पूरे फ्रांस का, इसका सम्मान होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े जो टाउन्स होते थे, स्क्वायर मतलब पब्लिक प्लेसेस होते थे, बड़े बड़े टाउन्स, बड़े बड़े शहरों में, चौराहों में, पब्लिक स्क्वायर्स में, जितने भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पे उनकी स्टैचूज मैरियानी की लगाई जाने लगी। कि बच्चे अक्सर पूछेंगे, कोई छोटी बच्ची जा रही है वो कौन है, तो वो कौन है, फ्रांस का प्रतीक है। तो मैरियानी, जर्मेनिया शब्द से समझ में आ रहा है जर्मनी, ठीक है। जर्मेनिया के कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे जर्मेनिया की एक तस्वीर आपकी बुक में, उनके एक हाथ में तलवार है, तलवार यानी कि रेडीनेस टू फाइट, शी इज रेडी टू फाइट। उस तलवार के आसपास एक ऑलिव ब्रांच है ना। देखिए अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि मैंने जो चैप्टर पढ़ा है वो आप चैप्टर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बेहतरीन तरीके से उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ में आएगा जो पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये है आपका स्वॉर्ड, है ना। जर्मेनिया की बात करें, जर्मेनिया के हाथ में तलवार है, रेडीनेस टू फाइट, है ना। तलवार के आसपास एक ऑलिव ब्रांच है, इसका मतलब है विलिंगनेस टू मेक पीस, कि वो पीस बनाना भी चाहती हैं। साथ ही साथ जर्मेनिया जो है, जर्मेनिया के पास क्राउन ऑफ ओक लीव्स, उसका एक क्राउन है, ओक लीव्स, जर्मन ओक रिजेंबल्स हीरोइज्म, हीरो,
हीरो बनना, ब्रेवरी, हीरो की क्वालिटी जो है वो जर्मन ओक रिजेंबल करता है। तो ये कुछ चीजें हैं। एनीवेज, इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, इन विच वे दे वर पोर्ट्रेड, वो भूल जाओ। पहले ये लिखो मैरियानी कौन थी, फ्रांस की फीमेल एलिगरी, जर्मनिया कौन थी, और मतलब जर्मनी की फीमेल एलिगरी, मैरियानी को किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, सारे पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक स्क्वायर्स में मैरियानी को दिखाया गया। जर्मनिया को किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, जर्मनिया के पास जो स्वॉर्ड थे, उसके आसपास जो ऑलिव ब्रांच था, जो क्राउन ऑफ ओक लीव्स था, ये सारी चीजें। प्लस मैरियानी के साथ तो क्या हुआ था कि बड़े बड़े जो पॉपुलर स्टैम्प्स होते थे उसके ऊपर भी उनकी इमेजेस जो है आने लगी थी। ऑलराइट, यहां आप देख सकते हैं इन द 18th एंड 19th सेंचुरीज आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेड द कंट्री। ये इंट्रोडक्शन पॉइंट है, ये एक एग्जाम्पल है कि आप किस तरीके से इंट्रोडक्शन पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन पॉइंट आप अपने हिसाब से लिखे। इन्होंने लिखा है कि देखिए 18वीं और 19वीं शताब्दी के आसपास आर्टिस्ट लोग क्या करते थे कि वो फीमेल फिगर्स में किसी देश को या किसी एंटिटी को देखते थे। फिर वो क्या बोल रहा है कि द फीमेल फॉर्म दैट वाज चोजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर वुमेन। कोई असली औरतों के नाम नहीं है मैरियानी और जर्मनिया। दस इन फ्रांस शी वाज क्राइस्टियन मैरियानी। मैरियानी इज अ वेरी पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। ठीक है, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। ठीक है, लोगों का देश है ये। Her characteristics were drawn from those of liberty and the republic, the red cap, the tricolor, the cockade। ये मैरियानी के बारे में आपको याद रखना है। नहीं भी याद रखे तो इतना याद रखना, इट वॉज अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, है ना। बड़े बड़े पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक स्क्वायर्स में, टाउन स्क्वायर्स में मैरियानी की फोटोज थी। स्टैम्प्स के ऊपर भी मैरियानी की फोटोज छापने लगे। प्लस मैरियानी लिबर्टी को रिजेंबल करती थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है, बनाया किसने है, फ्रांस ने। फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ हुआ, मतलब आइडिया कहाँ से आया रेवोल्यूशन का, फ्रांस से। तो ये जो लिबर्टी का आइडिया है ये वहां से आया। ठीक है, प्लस ट्राई कलर के कपड़े होते थे इनके, वो सारी चीजें हैं। रेड कैप होता था मैरियानी के सर पे। वो रेड कैप क्या होता है, फ्रीडम को रिजेंबल करता है। ठीक है, स्टेटस ऑफ मैरियानी वे इंस्टॉल, जैसे मतलब पब्लिक स्क्वायर्स पे लगाए जाते हैं टू रिमाइंड पीपल ऑफ नेशनलिज्म। जब जब लोग उस प्रतिमा को देखेंगे मैरियानी की देशभक्ति को उनके अंदर जागेगी। मैरियानी इमेजेस में मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स टू, स्टैम्प्स के साथ साथ कॉइन्स पे भी मैरियानी की इमेज थी। अब यहाँ पे 5 पॉइंट अगर मैरियानी के बारे में लिखा है तो इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लेना। चौथा पॉइंट याद आए तो ठीक है, क्योंकि अपने को मैरियानी के बारे में भी लिखना है, जर्मनिया के बारे में भी लिखना है और फिर पूरा आंसर बनाना है। बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना ही दो उनको, ना कम दो ना बहुत ज्यादा दो। ज्यादा दोगे तो चलेगा पर कम बिल्कुल मत देना। तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मेरे पास 3 पॉइंट्स एटलीस्ट होने चाहिए इंट्रोडक्शन पॉइंट मिला के, है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स मेरे पास कम से कम होने ही चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट ज्यादा लिख दोगे तो बेहतर रहेगा। एनीवेज, जर्मनिया के बारे में 2 ही पॉइंट्स है। Germania became the allegory of the German nation. In visual representations, Germania wears a crown of oak leaves because the German oak stands for heroism. साथ ही साथ उसके हाथ में एक तलवार थी। She is readiness to fight. It shows readiness to fight. There is a olive branch around the sword. That means willingness to make peace, की रेडी तो है लड़ाई लड़ने के लिए पर शांति बनाए रखने में भी विश्वास रखते हैं। ठीक है, The importance of the way in which they were portrayed was to remind the public। इसका आंसर सेम ही है। मैरियाने हो, जर्मनिया हो, ला इटालिया हो, इटली की कई लोगों को नहीं पता होता। ला इटालिया इटली की फीमेल फिगर एलेगरी। ब्रिटेन की क्या है, जिसका बिस्किट खाते हो, ब्रिटानिया। तो चाहे ब्रिटानिया की बात करें, ला इटालिया के बारे में बात करें, मैरियाने के बारे में बात करें, जर्मनिया के बारे में बात करें, किसी भी फीमेल फिगर के बारे में अगर वो बात करें तो एसेंशियली बात साहब हो रही है, मतलब उनको क्यों बनाया गया था उन फीमेल फिगर्स को, ताकि लोगों को बार बार ये याद दिलाया जा सके कि भले ही तुम्हारे चमड़े का रंग कोई भी हो, तुम्हारा धर्म कोई भी हो, तुम अमीर हो, गरीब हो, तुम्हारी सोच कोई भी हो, तुम इसके मतलब इसके हो, तुम मैरियानी के हो यानी कि तुम फ्रांस के हो, जर्मनिया को हो यानी कि तुम जर्मनी के हो, ला इटालिया तुम इटली के हो, ब्रिटानिया तुम इटली। सो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड was to remind people। ठीक है, was to remind people and persuade them to identify with them। रिमाइंड करो लोगों को कि वो अपने आप को इसके साथ आइडेंटिफाई करे कि मैं ये हूं। जैसे हम गलती क्या करते हैं, अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, किसने मारा, मुझे क्यों मार रहे हो,
ये शरीर मैं हूं, ये मैं हूं, ये अगर बूढ़ा हो रहा है तो मैं बूढ़ा हो रहा हूं, ये अगर कमजोर हो रहा है तो मैं कमजोर हो रहा हूं, ये सच नहीं है हालांकि, लेकिन इस आंसर में ये सही है। आप जैसे बेवकूफों की तरह अपने आप को अपने शरीर से आइडेंटिफाई करते हो। इन्होंने क्या कहा, टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड वाज टू रिमाइंड पीपल टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद देम एंड टू टू सी देम एज द फीमेल फिगर्स, कि अपने आप को टू एसोसिएट देमसेल्व्स या टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद देम, कि लोगों को ये कहा जाए कि आप अपने आप को इन फीमेल फिगर्स के साथ आइडेंटिफाई करो और लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जो है जगाते रहो। ठीक है, तो ये हो गई मैरियाने जर्मेनिया। एक और बार रिपीट कर रहा हूं, मैरियाने के बारे में हमने देखा, जर्मेनिया के बारे में देखा। इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड वाज टू रिमाइंड पीपल ऑफ नेशनलिज्म एंड टू मेक देम आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द फीमेल पर्सोनिफिकेशन या फीमेल एलिगरी। ठीक है, फीमेल फिगर। ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन किस तरीके से हुआ था? जर्मन यूनिफिकेशन, अगर मुझे यहां मार्कर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, जर्मन यूनिफिकेशन बेसिकली 2 फेजेस में हुआ था और चैप्टर में ये 2 अलग अलग जगह दिया है। ठीक है, पहले वो बात करते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की। ये जर्मन यूनिफिकेशन का आप कह सकते हैं स्टेज 1 है। क्या है ये? दिस इज बेसिकली द स्टेज 1 ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा क्या था, एक जब वो ऑटो वन बिस्मार्क और वो बाकी लोग आ गए। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क याद रखिएगा, इज ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। एक क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, वो आर्किटेक्ट कौन है? आप बोलोगे हाँ सर इतना तो पता है, आप इतना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है सर। साथ ही साथ वो ये भी पूछते हैं, हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, है ना? ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी कौन फॉलो करते थे? तो ये भी बिस्मार्क ही फॉलो करते थे। ठीक है, ठीक है, हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी भी बिस्मार्क फॉलो करते थे। क्यों ब्लड एंड आयरन? अब इसका लॉजिक एग्जैक्टली नहीं है, पर बिस्मार्क को माना जाता था कि ही वॉज वेरी रूथलेस, कि मतलब उनमें दया नाम की कोई चीज नहीं थी साहब। रूथलेस थे, अग्रेसिव थे। ठीक है, आपकी बुक में कैरिकेचर है, जो मैं पिक्चर बेस्ड जब क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि बिस्मार्क के हाथ में एक चाबुक है और जर्मनी के पार्लियामेंट संसद भवन में बेंचें नहीं होती, तो जर्मनी के सांसद ऐसे बेंचों के नीचे छुपे हुए हैं और बिस्मार्क चाबुक चला रहे हैं। विप कहते हैं जिसको इंग्लिश में, WHIP, विप। तो ये क्या दिखाता है कि बिस्मार्क वाज अ वेरी रूथलेस एंड अग्रेसिव मैन एंड ही ऑफन रिसोर्टेड टू वॉर्स। क्या? ही ऑफन रिसोर्टेड टू वॉर्स। अब क्या शुभम सर ने जैसे लिखा ऑफन रिसोर्टेड टू वॉर, ऑफन रिसोर्टेड टू वॉर, ऑफन बिस्मार्क वाज रूथलेस एंड अग्रेसिव, बिस्मार्क वाज रूथलेस, ऑफन रिसोर्टेड। तुमको ऐसे ही रट्टा नहीं मारना है, तुमको इसका हिंदी में मतलब समझना है। ऑफन रिसोर्टेड टू वॉर का मतलब है वो कोई भी मसला होता था ना साहब, लड़ाई लड़ के समझाएंगे। क्या हुआ, ये जगह नहीं दोगे बैठने की? नहीं यार अभी मेरे पास जगह दोगे या नहीं दोगे? नहीं अभी नहीं दूंगा, आओ लड़ाई करते हैं। समझ रहे हो? मतलब कुछ भी हो, ही ऑफन रिसोर्टेड टू वॉर, नहीं होगा लड़ लो, नहीं होगा लड़ लो। मतलब अक्सर लोग लड़ाई के बारे में सोचते हैं कि नहीं लड़े या ना लड़े। अरे जैसे इजराइल नहीं है, जैसे फिलिस्तीन अगर इजराइल के ऊपर 1 बम मारेगा तो 40 बम मारेंगे। इजराइल की ये नीति है, तुम 1 मारोगे हम 10 मारेंगे, कुछ भी हो हम तो मारेंगे, जो करना है कर लो। क्योंकि इजराइल इज वेरी स्ट्रांग, हालांकि वो मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, बट इट इज वेरी स्ट्रांग, तो वो भी डर के रहते हैं। अरे उनके पास आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है। इजराइल इज वेरी केपेबल, वेरी पावरफुल कंट्री। खैर, और ये ऑफन रिसोर्टेड टू वॉर्स, अक्सर लड़ाई लड़ लिया करते थे, इसीलिए बिस्मार्क अग्रेसिव है, रूथलेस है। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इज बेसिकली स्टेज 1 ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। और बिस्मार्क ने जब पिक्चर शुरू की तो स्टेज 2 था। स्टेज 1 क्या था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का साहब? एक फ्रैंकफर्ट नाम का शहर है जर्मनी में, वहां पे बहुत सारे हजारों लोग, मिडिल क्लास के लोग, अलग अलग एसोसिएशंस के लोग, है ना, अलग अलग एसोसिएशंस के लोग, मिडिल क्लास के एसोसिएशंस के, यूनियंस के लोग, बहुत सारे मिडिल क्लास एसोसिएशन यूनियंस के लोग, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वोटिंग वगैरह करना जानते थे। ये बहुत सारे लाखों लोग इकट्ठे हुए, इसमें मर्चेंट, लॉयर, बैंकर, 2-3 नाम लिख देना ऐसे। इकट्ठे होकर इन्होंने क्या किया, इकट्ठे होकर के इन्होंने आपस में वोट करके, लाखों लोग आए थे, अपने आप में आपस में वोट करके लाखों ने 831 लोगों को चुना। कितने लोगों को? 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। कितने लोगों को चुना? 831 लोगों को चुना। ये 831 लोग ही फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है। ये लोग जाकर के, एक चर्च थी, चर्च का नाम क्या था? सेंट पॉल
पॉला नहीं, सेंट पॉल नाम की चर्च थी। वो चर्च में गए, बैठे 831 लोग। ये वही चर्च है कि जहां पे जब औरतें गईं तो औरतों को साहब बैठने की भी जगह नहीं मिली, बैठना छोड़ो पार्टिसिपेट भी करने नहीं दिया। ऑब्जर्वर, तुम सिर्फ दर्शक हो, सिर्फ देखो। अरे आप जैसे कोई क्रिकेट मैच देखते हो तो आपका उसमें कोई रोल है नहीं, कोई बैट्समैन गलती भी कर रहा है तुम कुछ बोल नहीं सकते। तो विमेन इन दी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड एट सेंट पॉल, या पॉला मैंने गलती से लिख दिया, convened at the Frankfurt Parliament had convened at St. Paul. Women were admitted only as observers and that too to stand. बैठने के लिए कुर्सी। ये वो सभ्यता है जहां देवताओं से अधिक देवियां हुई। हम कंपेयर नहीं करें, हम सच बता रहे हैं साहब। वो नाम के लिए कहते होंगे लेडीज फर्स्ट, हम नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा है साहब, आज भी आप हमारे गाँव में जाओ तो कोई स्त्री यदि विवाहित है या उसकी उम्र आपसे बड़ी है तो नेत्रों में नेत्र अधिक समय तक नहीं डाला जाता। हाँ, देखा जाता है फिर नीचे, बिकॉज वी बिलीव लोअरिंग ऑफ आइज इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। और वो तहजीब होनी चाहिए। द मेन ऑफ कल्चर आर द मेन दैट क्रिएट द कल्चर। जो वो लोग नहीं होते जो इधर उधर, वो मक्खी नहीं देखी उड़ती रहती है, वो मक्खी फिर जल्दी गिर जाएगी। जब आप अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड वे में चलाओगे तो लंबे समय तक जा पाओगे। जो जलधारा, जिस नदी का पानी काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट राइट इधर उधर होता रहता है, वो नदी लंबा नहीं जा सकती। उसी तरीके से जिस कल्चर में एक तहजीब ना हो, या जिसको मैं कह सकता हूँ जिस संस्कृति में एक वो कला ना हो, मैं कहूँगा एक क्या कह सकते हैं उसको, संस्कार ना हो, वो कल्चर ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकता, क्योंकि वो इधर उधर जा रहा है। एक स्ट्रीम लाइन होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। खैर, तो वहाँ पे औरतों को बैठने तक की भी जगह नहीं मिली। ये मैं क्यों बता रहा था आपको कि ये जो मॉरल्स होते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये लाइफ में अगर आप आगे जाना चाहते हैं, सो वाई बीइंग अ जेंटलमैन इज इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो हो गया है ना, तो यही है, स्टेज 1 खत्म हो गया। 831, हाँ वो चर्च में बैठ के क्या किया, कीर्तन किया, क्या करते तो बहुत अच्छा होता। इन्होंने जर्मनी के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। वो उस वक्त के फ्रांस के माफ कीजिए, उस वक्त के जर्मनी के प्रुशिया के राजा, प्रुशिया लार्जेस्ट जर्मन स्टेट, प्रुशिया के राजा को दिया, है ना। फ्राइडरिच विल्हेम टू, फ्राइड राइस से आप याद रखिए, फ्राइडरिच विल्हेम 2 या 4 था, देख लेना। फ्राइडरिच विल्हेम 4 को शायद ऑफर किया, उसने मना कर दिया, ठीक है। उसने बाकी मोनार्क्स और लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रुशिया, जंकर्स के साथ मिलकर के रिवोल्ट करना शुरू किया। अब कथा आगे ये कहती है कि सेकेंड फेज में ऑटोवन बिस्मार्क हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रुशिया, उन्होंने, है ना, ही टुक द लीडरशिप या ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मन में है उन्होंने जिम्मेवारी ले ली, हम अब कराएंगे, हटा। और उन्होंने, है ना, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी विद फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ठीक है। और अल्टीमेटली लेड टू प्रुशियन विक्ट्री। और इन 3 लड़ाइयाँ जो 7 साल में लड़ी गई, इसकी वजह से जर्मनी जो है साहब यूनिफाई हो गया, ठीक है। तो ऑटोवन बिस्मार्क का इसमें इंपॉर्टेंट रोल था जर्मनी को यूनिफाई करने में, है ना। ऑटोवन बिस्मार्क वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन, काफी लिखा। ही टुक, हाँ, उनकी ब्यूरोक्रेसी, है ना, अपनी ब्यूरोक्रेसी से और अपनी आर्मी से, है ना, ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट, ठीक है। चीफ मिनिस्टर है तो ब्यूरोक्रेट होंगे। अपनी ब्यूरोक्रेसी से और अपनी आर्मी से 3 लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने 7 सालों में, और इसमें जीत गए। अगेन ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, फैड आप याद रख सकते हैं, फैड with France, Austria and Denmark, 3 wars over 7 years ended up in Prussian victory. किंग काइजर विलियम 1, ये कई लोगों को नहीं पता होता, लेकिन ये जब मैं 10th का, मैं भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो मेरे भी 10th के बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। काइजर विलियम 1 की अगर आप बात करें तो काइजर विलियम 1 वो पूछते हैं हु वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी। तो लोगों को नाम याद नहीं होता। देखो, एक था फ्राइड राइस, आपने कभी ना कभी फ्राइड राइस खाया होगा, नहीं खाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ये सब कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। फ्राइड राइस को आप फ्राइड रिच कर देना, फ्राइड और रिच, क्या पैसे वाला है, फ्राइड रिच, है ना। सो फ्राइड रिच विल्हेम, ये विल्हेम क्यों नहीं सही से लिख पा रहा मैं, एल लगाओ यहाँ पे, फ्राइड रिच विल्हेम 4, ठीक है। ये प्रुशिया के राजा थे जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। अल्टीमेटली जब बिस्मार्क आ गए, सब कुछ हो गया, तो काइजर विलियम 1, ठीक है ना। कौन आ गए, काइजर विलियम 1, काइजर विलियम 1 आ गए साहब, और उन्होंने, ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी, ठीक है। एम्परर ऑफ यूनिफाइड इटली कौन था वो भी आपको याद रखना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले जर्मनी का केस क्लियर, संपला। What changes did Napoleon introduce to? Very important question. The civil code of Napoleonic civil code
इज आई वुड से इट इज अ 7 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेपोलियनिक सिविल कोड, क्या चेंजेस नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए एफिशिएंट बनाने के लिए अपने सिस्टम को, ठीक है। फॉलोइंग चेंजेस वे इंट्रोड्यूस, पहला पॉइंट ऐसा लिखो जिसका कुछ मतलब ना हो पर अच्छा लग रहा है पढ़ने में। द फॉलोइंग चेंजेस वे इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम, ठीक है। क्या चेंजेस थे, अब वो दूसरे पॉइंट से लिखना शुरू किया। बेहतरीन स्टूडेंट वही है, थोड़ा नॉलेज, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ा कॉमन सेंस इज इक्वल टू ब्रिलियंस, ठीक है। द सिविल कोड ऑफ 1804 द नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक सिविल कोड देखिए कोई एक कानून नहीं था, वो एक सेट ऑफ, एक बड़ा सा कोई एक सेट ऑफ लॉज था जिसमें बहुत सारे कानून होते थे, कोई एक कानून नहीं था। इट वाज अ कलेक्शन ऑफ लॉज, इट वाज अ सेट ऑफ लॉज यू कैन से, ठीक है। तो उसने क्या किया देखो, एबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है, ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हटा दिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ दे दिया, राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने एक बार एनटीएससी में ऐसा क्वेश्चन देखा था, बोर्ड में भी आ सकता है, नेपोलियन ने क्या राइट टू वोट दिया? नहीं, ये बात हमेशा याद रखना, नेपोलियन ब्रॉट अस बैक टू लिमिटेड सफरेज, ये एक ड्रॉबैक भी आप लिख सकते हो। नेपोलियन ने राइट टू वोट, सफरेज मतलब क्या होता है, सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट, नेपोलियन ने वोटिंग राइट्स नहीं दिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा नेपोलियन ने तो सब अच्छा किया, नहीं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट नेपोलियनिक सिविल कोड, 2-3 होगा, उसमें से एक ऑप्शन होगा, है ना, नेपोलियन गेव एवरीवन राइट टू वोट। आपको लगा सबको राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, वो फ्यूडल प्रिविलेजेस हटा दिए, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर, इक्वालिटी बिफोर लॉ दे दिया, इतना सब कुछ कर दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ दे दिया, तो राइट टू वोट भी दे दिया होगा? नहीं, नेपोलियन डिड नॉट, एक्चुअली ही ब्रॉट बैक टू लिमिटेड सफरेज, कुछ लिमिटेड गिने चुने लोगों के पास वोटिंग राइट था, सबके पास नहीं। सिंप्लीफाइड, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, है ना, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, वो भी लिख लो। क्या मैं सिर्फ यूनिफॉर्म लिख रहा हूँ, समझ जाना किस यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, जो तुम स्कूल में पहनते हो वो नहीं, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, तो ये सारी चीजें नेपोलियन ने की थी, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश कर दिया, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर, और बंधुआ मजदूरी से छुड़ाया, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन, है ना, सब ऑटो वाले गिल्ड रेस्ट्रिक्शन बना सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ गिल्ड रेस्ट्रिक्शन की, यहां से आपके घर से स्टेशन तक का भाड़ा 20 रुपए। एक दिन सभी ऑटो वालों ने यूनियन में मीटिंग की, यूनियन बाजी आप उसको कह सकते हैं, कि आज से इस शांति नगर से स्टेशन का भाड़ा 20 नहीं 40 रुपए होगा। अब आप क्या करोगे, सब ऑटो वाले 40 रुपए मांग रहे हैं, इसको बोलते हैं गिल्ड बना लेना, तो यूनियन बाजी होना, तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन तो उसने हटा दिए, ये अच्छा काम किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इसमें से कोई 3-4 अच्छे पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। और स्टैंडर्डाइज वेट्स, ये सारी नेपोलियनिक सिविल कोड के मेजर्स है। इन द व्यू ऑफ द अबव रिफॉर्म्स इट इज स्टेटेड दैट थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, कि नेपोलियन के आने से, हालांकि नेपोलियन राजा ही था, तो हालांकि डिक्टेटरशिप मोनार्की आ गई वापस, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी चेंजेस वो लेकर के आ गया फ्रांस में, जो कि काफी अच्छे चेंजेस थे, ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियनिक सिविल कोड अगर पूछते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए, नेपोलियनिक सिविल कोड में ड्रॉबैक्स क्या क्या है। इस क्वेश्चन में आप ड्रॉबैक्स नहीं लिखोगे, क्योंकि इसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया, तो इसमें आपको अच्छा ही लिखनी है। जनरली अगर क्वेश्चन आता है नेपोलियनिक सिविल कोड में, तो ड्रॉबैक्स में आप क्या कर सकते हो कि इम्पोज सेंसरशिप इम्पोज कर दी, और क्या था, इंक्रीज्ड टैक्सेस बढ़ा दिए काफी ज्यादा, और क्या था कि ही फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द आर्मी। कंस्क्रिप्शन लिखो या रिक्रूटमेंट लिखो, एक ही बात है, ठीक है। फोर्स, जवान लोगों को जबरदस्ती साहब सेना की भर्ती करनी है, फोर्स रिक्रूटमेंट इनटू द आर्मी, ये ड्रॉबैक्स है नेपोलियनिक सिविल कोड के। ऑलराइट, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द, इट इज अ गुड क्वेश्चन, कई स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं पता होता। व्हाट इज मेंट बाय द 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, व्हाट वे द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, या व्हाट वे द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। लिबरल लोग कौन होते थे साहब, लिबरल लोग वो होते थे जो बड़े खुले विचार के लोग होते थे, जो ऐसा नहीं कि नहीं राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा, नहीं नहीं, ये कौन लोग हैं जिनका दिमाग बंद है, जो सोच नहीं सकते। लिबरल जो खुले विचार के हैं, जो सत्य देख सकते हैं। लिबरल लोग अक्सर मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग होते थे, एजुकेटेड होते थे, मिडिल क्लास हटाओ, लिबरल्स वेर ऑफन एजुकेटेड। तो लिबरल लोग जो थे, 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, व्हाट वे द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। मैं बार बार कहता हूं, लिबरल यानी कि कौन, लिबरल यानी कि पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग। इनफैक्ट ये एजुकेटेड लोग कौन से थे, मिडिल क्लास के थे। समाज में
विद्रोह हमेशा मिडिल क्लास के लोगों ने किया है। अमीरों को अमीरी से फुर्सत नहीं है और गरीबों को गरीबी से फुर्सत नहीं है। वो अभी सीलिंग में पैसा छुपा है, या एक 4 पिलर तो घर में कम है, एक काम करते हैं ज्योतिष के हिसाब से 5वां पिलर बीच में बना देते हैं और उसके अंदर पैसा छुपा देते हैं। स्विस बैंक में तो अकाउंट बहुत सारे खोल लिए, है ना, सोमालिया के बैंक में खोल लूँ क्या एक अकाउंट? वो तो इसी चीज़ में बिजी है, पैसा कहाँ होड़ूँ छुपाऊँ। गरीब तो साहब 2 वक्त की रोटी गुजारने में। मिडिल क्लास लोगों ने ये रेवोल्यूशन किया है जिसमें हम और आप ज़्यादातर लोग आते हैं, ठीक है। तो मिडिल क्लास लोग, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों को ही लिबरल्स कहते हैं। अरे पीजेंट फार्मर एक ही बात है ना, कल को बुक में कहीं लिबरल लिखा हो तो समझना एजुकेटेड मिडिल क्लास की बात हो रही है। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज क्या सपोर्ट कर रहे थे वो? व्हाट आर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय द लिबरल्स? सीधा सटीक बात करो, फालतू में जो कचरा ऊपर लिखा है ना इंट्रोडक्शन का, वो कचरा अपने हिसाब से तुम लिखना, या ध्यान दो। 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स में, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी स्विच द इंक। यस, क्या क्या आइडियाज थे? हाँ, मिडिल क्लासेस टू गेट डिमांड्स, उनकी डिमांड्स क्या थी? यहाँ से डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। एक नेशन स्टेट नेशन एक ही बात है, क्रिएशन ऑफ अ नेशन, एक देश बनाओ बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, कि वहाँ पे एक पार्लियामेंट हो, एक संसद भवन हो, उसमें लोग कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, मतलब उसमें लॉ मेकर्स हो, और मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम समझ जाना, ठीक है। है ना, पहली डिमांड उनकी क्या थी? क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट, है ना, क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट बेस्ड अपॉन पार्लियामेंट्री सिस्टम या बेस्ड अपॉन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, जो तुमको याद रखना है। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, पार्लियामेंटेरियन स्टाइल में एक नेशन स्टेट बनाओ, ठीक है। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज और उनके क्या थे? पॉलिटिकली द डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये दूसरी डिमांड उनकी हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, ठीक है। और सोशली दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट्स क्लास बेस्ड पार्शियलिटीज एंड बर्थ राइट। सोशली वो क्या चाहते थे? जो सोशली यानी कि सोसाइटी में, सोशली सोसाइटी, सोशली यानी कि सोसाइटी में, समाज के तौर पे, समाज में जो कुरीति थी कि मतलब ये ऊंची कुल का है। जैसे हमारे यहाँ जातिवाद हुआ था एक समय पे, उनके यहाँ क्या होता था? ये जमींदार का लड़का है तो ये हीरो बनेगा, तुम उसके लड़के हो मजदूर के, तुम तो साहब किसान के लड़के हो, तुम कैसे काम कर सकते हो, तुम भागो यहाँ से। तो ये जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन था, ये एलीट क्लास, ये नॉर्मल क्लास, ये एरिस्टोक्रेसी, ये मजदूर, वो सब, वो क्लास डिस्क्रिमिनेशन हटा दिया। इकोनॉमिकली दे वांटेड फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी हटा देना इसमें से, फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कि ट्रेड जो है इजीली हो सके। एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन, फ्रीडम ऑफ मार्केट, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी कि फ्रीडम ऑफ मार्केट हो, और जो टैक्स लगता रहता है ना, यहाँ से वहाँ गए टैक्स तो, वहाँ से वहाँ गए टैक्स तो, एक ही देश में व्यापार करने के लिए क्यों टैक्स दूँ? अरे इम्पोर्ट ड्यूटी जब विदेश से सामान मंगा रहा हूँ तब मंगाओ, गुजरात से महाराष्ट्र के लिए टैक्स दूँ क्या मैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे। सो दिस वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। ऑलराइट, जो मार्क किया है इसको देख लेना, ठीक है। Choose 3 examples to this is a good question. It's a question that has come in the board examination multiple times. Choose 3 examples to show the contribution of culture to the growth of nationalism in Europe. जो संस्कृति थी अलग अलग देशों में यूरोप के, उस संस्कृति से कैसे देशभक्ति जागी, संस्कृति से कैसे, आपके देश के कल्चर से कैसे देशभक्ति जाग सकती है, उसके 3 एग्जाम्पल बताओ। सबसे पहले एग्जाम्पल लैंग्वेज। जब लोग अपनी भाषा बोलते हैं, जो आपकी कल्चर का, आपकी संस्कृति का हिस्सा है, जब लोग संस्कृत बोलते हैं, तमिल बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि देशभक्ति जागती है, क्योंकि ये आपकी संस्कृति की भाषा है और ये संस्कृति इस देश की है। भारत की संस्कृति क्या है? सर्वधर्म सद्भाव की। भारत की संस्कृति क्या है कि, है ना, अरे कहीं देख दुखिया, गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, रोता है यदि वो तेरे मन में रुदन है। कोई पीड़ित है, कोई वंचित है, उसको देख करके अगर दुख होता है मन में कहीं ना कहीं, हम भले ही कुछ कर ना सके, हम भले ही सक्षम ना हो, पर जो इन चीज़ों को समझ सकता है, यही तो संस्कृति है इस देश की। तो ये भारत की एक संस्कृति, एक विचारधारा है। भारत की संस्कृति है एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग तरीकों से कहते हैं। साधक और साध्य के बीच में साधना है। जैसे एक ही सच है पर विद्वान अलग अलग तरीकों से कह रहे हैं, वैसे ईश्वर एक ही है, लोग पूजा अलग अलग तरीकों से कह रहे हैं। आदि शंक, यहाँ पे अद्वैत के लोग हैं, यहाँ पे वेदांत के लोग हैं, यहाँ पे शैविज्म के लोग हैं, यहाँ पे हरिजन है।
यहाँ पे अलग अलग मार्ग है, अलग अलग पंथ है, पर द्वेष और पंथ में ईश्वर नहीं रहते। ईश्वर तो पाथे है, जो जहाँ पे सारे पंथ जा रहे हैं। ये भारत की संस्कृति है। ये वो भारत की संस्कृति है जहाँ पे प्रेम को ही सबसे बड़ा सत्य क्या है ना। अब तुम ये वीडियो देख रहे हो, सबसे बड़ा सच क्या है संसार का? सबसे बड़ा सच है लव एवरीवन, सर्व एवरीवन, रिमेंबर गॉड। लव एवरीवन, सर्व एवरीवन, रिमेंबर गॉड। बार बार लव एवरीवन, सर्व एवरीवन, रिमेंबर गॉड। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, यानी कि ये नहीं कि उनके पाँव छुओ। अपमान मत करो किसी का, यही सेवा है। कोई अगर हमसे बड़ा हमें कुछ डांट रहा है, भले ही गलत चीज़ के लिए डांटे, लेकिन हम प्रतिकार नहीं कर रहे, हम चुपचाप ठीक है हो गया सह लेते हैं, या प्यार से बता देते हैं कि आपने जो किया गलत किया, यही सेवा है। रिमेंबर गॉड, याद रखो जिस भी ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं, यही सबसे बड़ा सच है। इसके परे क्या है जीवन में? आपके मार्क्स आपको लाने हैं, आपको ये बनना है, वो बनना है, आपको अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है, गेम खेलना है, स्कूल में इमेज अच्छी बनानी है। इट डजंट मैटर्स व्हाट इज बियॉन्ड दैट। यू टेक केयर ऑफ दीज 3 थिंग्स, लव एवरीवन, सर्व एवरीवन, रिमेंबर गॉड, द लाइफ देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस। इससे बड़ा सच संसार में कोई नहीं है। समझ रहे? तो लैंग्वेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर द रशियन ऑक्यूपेशन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि लैंग्वेज ने किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पोलैंड की बात हो रही है। पोलिश भाषा पोलैंड के लोग बोला करते थे। अब वो पोलैंड के लोग पोलिश भाषा बोलते थे तो रशियन डोमिनेंस था, रशिया ने पोलैंड पे कब्जा किया था। अब पोलैंड के लोग बोलते थे कि हम पोलिश भाषा ही बोलेंगे। अब पोलिश भाषा बोलते थे तो भले ही तुम्हारे देश पे हुकूमत रशियन कर रहे हैं, लेकिन तुम जब पोलिश भाषा बोल रहे हो तो पोलिश भाषा तो पोलैंड की है, तो लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागती रही। तो ये एग्जाम्पल है एक लैंग्वेज का जहाँ पे कल्चर ने नेशनलिज्म को, संस्कृति ने देश की देशभक्ति को जगाया है ना। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रशियन डोमिनेंस ओवर पोलैंड वेयर पीपल स्पोक पोलिश लैंग्वेज। जितने भी चर्च के लोग होते थे, क्लर्जी वगैरह होते थे, चर्च में गैदरिंग्स होती थी, मीटिंग्स होती थी, वो सबकी सब पोलिश भाषा में होती थी। लैंग्वेज, रोमांटिसिज्म, जब भी कल्चर के बारे में क्वेश्चन हो, नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आए और कल्चर उस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन आए और कहीं पे भी कल्चर वर्ड लिखा है, आंख बंद करके रोमांटिसिज्म उसमें लिखना ही है तुम्हें। रोमांटिसिज्म कौन थे? क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, लॉजिक एंड रीजन नहीं, इमोशंस, इंट्यूशंस, फीलिंग्स, वैल्यूज, इन चीजों पे ध्यान देते थे। इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाट वाज रोमांटिसिज्म? तो सर डेफिनेशन तो पता है, लेकिन रोमांटिसिज्म वाज अ सीएम, चीफ मिनिस्टर नहीं, रोमांटिसिज्म वाज अ सीएम, कल्चरल मूवमेंट। रोमांटिसिज्म क्या था? कल्चरल मूवमेंट। प्लस फोक पोएट्री, फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, लोक कविताएं, लोक नृत्य, लोक गीत, संगीत, ये सब चीजें जो हैं इनसे भी देशभक्ति जागती है। ऑलराइट, ये जनरल पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्रू अ फोकस ऑन एनी 2 कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशंस डेवलप्ड ओवर द 19th सेंचुरी। कोई भी 2 कंट्रीज का एग्जांपल दो। ऑफ कोर्स यहाँ पे इटालियन यूनिफिकेशन, ये भी एक तरीका है। आप ये समझ रहे हैं कि 10th बोर्ड में नेशनलिज्म इन यूरोप से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन, वो आपसे नहीं पूछते हैं ऐसे, है ना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जर्मन यूनिफिकेशन, इलैबोरेट ऑन द इटालियन यूनिफिकेशन, नहीं, घुमा के कैसे पूछेंगे। थ्रू अ फोकस ऑन एनी 2 कंट्रीज इलैबोरेट ऑन द नेशन मेकिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। कोई भी 2 कंट्री पे फोकस करके बताओ। अब तुम ब्रिटेन मत लिखना है इसमें, ब्रिटेन यूरोप में आता है, पर ब्रिटेन का नेशनल यूनिफिकेशन 19th सेंचुरी में नहीं हुआ, है ना। जिसको हम स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन बोलते हैं, इसमें स्ट्रेंज क्या है ना। स्ट्रेंज, इसमें अजीब सी बात यहाँ पे यही है साहब, स्टीवन स्ट्रेंज की बात नहीं कर रहा। स्ट्रेंज क्या है इसमें? स्ट्रेंज यहाँ पे ये है कि इनका भाई यूनिफिकेशन कई साल चला। मतलब इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। ब्रिटिश यूनिफिकेशन इज इनफैक्ट अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है ये। तो ये 19th सेंचुरी में ही खत्म हो गया ऐसा नहीं है। आपको कौन सा चाहिए? आपको चाहिए 19th सेंचुरी में। तो सर ब्रिटिश यूनिफिकेशन नहीं लिख सकते, तो कौन सा यूनिफिकेशन लिखे? उसको छोड़ के जो 2 यूनिफिकेशन दिए हैं, 2 मात्र यूनिफिकेशन दिए हैं, जर्मन यूनिफिकेशन और इटालियन यूनिफिकेशन, वो मैं पढ़ा चुका हूं, उसको लिख देना, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जुसेप्पे मेज़नी। मेज़नी कौन थे? इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दिया है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुसेप्पे मेज़नी वाज बोर्न इन जेनुआ इन 1807।
ही वॉज अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। सीक्रेट सोसाइटी, गुप्त समाज, वो संस्थाएं जो सरकार से छुप करके सरकार के विरोध में काम करती थी, क्योंकि तब इटली के ऊपर दूसरे देश के लोग रूल करते थे और मजन्नी उनके खिलाफ काम करते थे, तो गुप्त संगठनों में काम करते थे, वो सीक्रेट सोसाइटी। Giuseppe Mazzini was born in Genoa in 1807. He was a member of the secret society of Carbonari. As a young man of 24, he was sent into exile for attempting a revolution in Liguria, where he founded। अब वो exile उनको भेज दिया, देश निकाला, दे दिया वनवास, 24 साल में जवान थे काफी, हार मान गए नहीं। Where he found 2 more underground societies, Young Italy and Young Europe। ठीक है, important point, Mazzini believed, मजन्नी का मानना था कि भगवान ने हमें एक राष्ट्र के तौर पर रहने के लिए बनाया है, तो हम ये छोटे मोटे राज्यों और साम्राज्यों में बट के नहीं रह सकते कि ये टुनटुन राजा का राज्य है, वो पुंटुन राजा का राज्य है, वो ढोलकपुर का राज्य है। नहीं, ढोलकपुर, टुनटुन, पुंटन जो भी हटाओ, सबको एक करो, एक देश बनाओ, है ना। तो Mazzini believed that God has intended nations to be the natural units of mankind, so Italy could not continue to be a patchwork of states, it has to be forged into a single unified republic। ये Mazzini का मानना था। और लास्ट में लिख सकते हैं, Metternich declared him as the biggest enemy of the social order। समाज की व्यवस्था का सबसे बड़ा शत्रु, समाज की व्यवस्था का शत्रु कौन होता है? मुजरिम लोग, सबसे बड़ा अपराधी, द बिगेस्ट थ्रेट या द डेंजरस एनिमी, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। किसको कहा? मेटर्निच ने Giuseppe Mazzini को। दिस इज ऑल दैट यू हैव टू राइट अबाउट Giuseppe Mazzini। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन काउंट कैमिलो डे कैवर। काउंट कैमिलो डे कैवर के बारे में आप क्या रखेंगे? ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अलग से, वो लिखिएगा इनके बारे में। काउंट कैमिलो कैवर वाज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। जो बता रहा हूँ बस वही लिखना और उसके आसपास मसाला अपना बना लेना। ठीक है, और इतना बड़ा ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, ही वाज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर डेमोक्रेट। काउंट कैमिलो डे कैवर, और क्या लिख सकते हो? काउंट कैमिलो डे कैवर चीफ मिनिस्टर थे, एकमात्र इटालियन स्टेट जिसके ऊपर इटालियन राजा रूल करता था। क्या नाम था उस स्टेट का? सार्डिनिया पिएडमोंट। ये चीफ मिनिस्टर थे सार्डिनिया पिएडमोंट के। बिस्मार्क भी चीफ मिनिस्टर थे प्रुशिया के। He was the chief minister of Sardinia Piedmont। ठीक है, इटली से थे लेकिन इटालियन भाषा कम बोलते थे, फ्रेंच भाषा ज़्यादा अच्छा बोलते थे। अरे ये तो ऐसी बात हुई कि कोई नेता है वो कह रहा है कि मैं इस देश का हूँ, है ना, और हिंदी खराब बोलता है और इटालियन ज़्यादा अच्छी बोलता है। अरे समझ रहे हो, इस देश के नेता हो तो इटालियन कम अच्छी बोलो, हिंदी ज़्यादा अच्छी बोलो। तो उस देश के नेता हैं ये। और क्या? ही स्पोक फ्रेंच बेटर, ही स्पोक फ्रेंच बेटर देन इटालियन। कि थे इटली के लेकिन इटालियन भाषा से ज़्यादा अच्छी फ्रेंच भाषा बोलते थे। इसी पॉइंट से आप याद रख सकते हो, इसीलिए फ्रांस के साथ इन्होंने डिप्लोमेटिक अलायंस की थी और कुछ लड़ाइयाँ इन्होंने जीती। ठीक है, तो यही है काउंट कैमिलो डे कैवर। ठीक है, इनके बारे में और कुछ याद रख सकते हो। वेल एजुकेटेड, है ना, इन्होंने फ्रांस के साथ, मैंने बताया ना, फ्रेंच ज़्यादा अपने देश की भाषा से अच्छा फ्रांस के देश की भाषा बोलते थे। सो अलायंस विद फ्रांस, फ्रांस के साथ अलायंस किया और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया था इन्होंने। इस अलायंस की वजह से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया था। ठीक है, और एक तरीके से इनका कंट्रीब्यूशन था इटालियन यूनिफिकेशन में। इटालियन यूनिफिकेशन में काउंट कैमिलो डे कैवर का कंट्रीब्यूशन था। इटालियन यूनिफिकेशन में जुसेप्पे गैरिबल्डी का कंट्रीब्यूशन था। और इटालियन यूनिफिकेशन में इससे पहले जिनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखा, जुसेप्पे मेज़नी का भी कंट्रीब्यूशन था। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर शॉर्ट नोट अगर लिखना हो तो, द ग्रीस वॉज एन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था हमेशा से। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक्स बिगैन इन 1821। 1821 में उन्होंने विरोध करना, स्ट्रगल करना, अपनी आज़ादी के लिए शुरू कर दिया। ठीक है, क्यों शुरू किया? एक तो उनको प्रेरणा मिली, बाकी यूरोप में जो अलग अलग इटली और जर्मनी में विद्रोह हो रहे थे वो लोग यूनिफाई हो रहे थे। प्लस देखो, ग्रीस को ना मेजरली मैं कहूँगा कि 2 या 3 जगह से सपोर्ट मिला। एक तो ग्रीस को उन ग्रीक से सपोर्ट मिला जो एग्जाइल में थे, जिनको वनवास दिया गया था। प्लस ग्रीस को सपोर्ट मिला बाकी यूरोपियन नेशन से। ठीक है, अपने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ग्रीस को बाकी यूरोपियन नेशन से सपोर्ट मिला, क्योंकि उन सब का मानना था कि ग्रीस जो है वो तो क्रेडल है साहब, वो तो पालना है, इट इज़ द क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। ठीक है, और इसमें एक अंग्रेजी पोएट हुआ करते थे कभी। ठीक है, उनकी पोएम या उनका कोई सोनेट आपने कभी शायद पढ़ा होगा, है ना, लॉर्ड बायरन करके इंग्लिश पोएट थे। ही वॉज
इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश भाषा में लिखते थे, वो लिखते होंगे इंग्लिश इंग्लैंड के लोगों को बोलते हैं। इंग्लिश पोएट थे, इन्होंने फंड्स कलेक्ट किए लेकिन बीमार हो गए, वहीं युद्ध में मारे गए, ठीक है। इन फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, प्लस कौन से साल में वो ट्रीटी हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 recognized Greece as an independent nation. Constantinople probably was at that time the capital of the Ottoman Empire, जिसके अंडर ग्रीस आता था। ये भी याद रखिएगा कि ग्रीस भी अपने आप में बॉल्कन रीजन का ही पार्ट था, ठीक है। पूरे के पूरे बॉल्कन रीजन के ऊपर किसकी हुकूमत थी, ऑटोमन एम्पायर की, और ग्रीस भी बॉल्कन रीजन में ही आता है, ठीक है। सो ग्रीस वाज अ पार्ट ऑफ द बॉल्कन रीजन, ठीक है। इसको नहीं लिखिएगा पर ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, ऑलराइट। हाँ, विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। 1832 साल भी याद रखना है और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल भी याद रखना है, ठीक है। राइट, नोट ऑन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। Role of women in the, it is a good question. It's a question that a lot of even teachers ignore. It's a classic question that has been asked multiple times by the Central Board of Secondary Education. Women का क्या रोल था साहब, मैं आपको प्रीसाइज क्रिस्प पॉइंट्स बताता हूँ, उतना ही याद रखिएगा, फालतू की चीजें शुभम सर आपको नहीं पढ़ाते हैं। रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनलिस्टिक स्ट्रगल, रोल ऑफ वुमेन क्या था, देखो नंबर 1 दे वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पैसिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, कि मतलब हाँ कभी कभी गए मोर्चा निकालने, कभी नहीं गए, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जो भी एक्टिविटीज हो रही थी सब में, अगर लाठी खानी है तो खानी है, जेल जाना है तो जाना है, नारे लगाने हैं तो लगाने हैं, मार्चेस करने हैं, प्रोटेस्ट करने हैं तो करने हैं, तो हर चीज में पार्टिसिपेट किया। सो पहला तो ये होता है कि दे वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन नेशनलिस्टिक स्ट्रगल्स। क्या दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन the nationalistic struggle, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उन्होंने नेशनलिस्टिक स्ट्रगल में, एक तो ये था। दूसरा, फाउंडेड या स्टार्टेड देयर ओन न्यूज़पेपर्स, खुद के न्यूज़पेपर्स एंड पॉलिटिकल एसोसिएशंस। क्या कह रहे हैं हम, खुद के न्यूज़पेपर्स और पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म किए और उसको चलाने लगे, ठीक है। साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि विमेन ने, उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे, प्लस इन्होंने पार्टिसिपेट काफ़ी ज़्यादा किया किसमें, जो भी मार्चेस हो सकते हैं या जो भी प्रोटेस्ट हो सकते हैं या जो भी मूवमेंट्स होते थे, मतलब जो भी गतिविधियाँ होती थी उसमें बेसिकली काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर दी थी। 3 क्रिस्प पॉइंट्स याद रखिएगा, इन्हीं के आसपास आपका आंसर मेजरली जो है, ठीक है, बेस्ड होगा, ऑलराइट। इसमें एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हो कि इतना सब कुछ इन्होंने किया, लेकिन उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी तो इतना सब कुछ होने के बाद भी ये भी इस आंसर का ही पॉइंट है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इनको सिर्फ ऑब्जर्वर की जगह दी गई, ठीक है, और ऑब्जर्वर्स थे तो इनको इनको बैठने के लिए भी नहीं कहा गया। तो इतना आप लिख देंगे तो आपका आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। What steps did the French revolutionaries take to create? Oh, come on, a question that is so simple पर कई बार आता है। ला पात्रे ले सिटोइन, मैं जानता हूँ क्वेश्चन पढ़ के ही आपके मन में आंसर्स आ रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं तो शायद मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं। देखो, What steps did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity among the French people? कौन से स्टेप्स लिए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए फ्रेंच पीपल के मन में, है ना। तो वही है ला पात्रे ले सिटोयन, ठीक है। ला पात्रे यानी कि फादरलैंड, फ्रांस आज से हमारा पिता है। ले सिटोयन, सिटीजन, हम सब फ्रांस के सिटीजन है, इसके उसके नहीं, इस राजा उस राजा के नहीं, अब हम सब फ्रांस के सिटीजन हो। तुम मध्य प्रदेश में रहते हो, गुजरात में रहते हो, तमिलनाडु में रहते हो, या फिर हमारी तरह झारखंड उड़ीसा कहीं पे भी रहते हो, तुम कहीं पे भी रह रहे हो, तुम भारत के, इसके उसके नहीं, तुम झारखंड या उड़ीसा के नागरिक नहीं हो, तुम भारत के नागरिक हो। फ्रांस आज से हमारा पिता है, ला पात्रे, द फादरलैंड, ले सिटोयन, द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस, ठीक है। न्यू फ्रेंच ट्राइकलर फ्लैग लेकर आए। स्टेट जनरल असेंबली वॉज रीनेम्ड एज दी नेशनल असेंबली, ना। ओथ्स टेकन, मार्टियर्स कमेमोरेटेड, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, फ्रेंच वॉज प्रमोटेड एज द कॉमन लैंग्वेज या फ्रेंच वॉज प्रमोटेड एज द नेशनल लैंग्वेज। वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। दीस आर व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू प्रमोट या टू क्रिएट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ऑलराइट।
हाउ वॉज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप? ये अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटेन में जो नेशनलिज्म की हिस्ट्री थी वो बाकी यूरोप से अलग क्यों थी? वो साहब इसलिए अलग थी क्योंकि मैंने बताया ना, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो स्ट्रेंज क्यों है वो, है ना? वाई इज इट स्ट्रेंज? टू बी ऑनेस्ट, इट इज स्ट्रेंज बिकॉज जो ब्रिटिश यूनिफिकेशन थी, इट वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। ऐसा नहीं हुआ कि कोई रातों रात कोई बहुत बड़ा विद्रोह हुआ या एकाएक लोगों ने बहुत विद्रोह किया और 10-50 साल में हो गया। ये कई सदियों में ये ब्रिटेन बना। ब्रिटेन जो आप आज देखते हैं, ठीक है, इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट दिया था अपने स्टूडेंट्स को, शॉर्टकट मैं आपको भी देता हूं, ठीक है, कि आपका कल्याण हो इससे, ठीक है। वाइस, है ना, ही इज अ वाइस मैन, ही इज अ वाइस, बूढ़े लोगों को वाइस कहा जाता है। वाइस, वाइस यानी कि WISE, वाइस, वेल्श, आयरिश, स्कॉटिश, इंग्लिश। अभी शॉर्टकट तुमको कहीं भी और दिखे, मान लेना शुभम सर का ही शॉर्टकट है, शॉर्टकट मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वेल्श, आयरिश, स्कॉटिश, इंग्लिश। तो ये 4 कम्युनिटीज मिल करके इन्होंने क्या बनाया? यूके बनाया, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन बनाया। तो ये इतना स्ट्रेंज क्यों है, या वाई इज द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन अनलाइक? अलग क्यों है वो? इट इज नॉट लाइक, इट इज अनलाइक। बाकी जर्मनी, इटली, बाकी यूनिफिकेशन से अलग क्यों है? क्योंकि इट इज अ प्रोसेस विच वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। कोई सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन से नहीं हुआ, किसी सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन से नहीं हुआ। इट वॉज अ बेसिकली अ वेरी, है ना, क्या लिख सकते हैं, अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहा? ओवर सेंचुरीज, कई सेंचुरीज तक ये जो प्रोसेस है ये चलता रहा, ठीक है। पहले अब ये इनकी कथा क्या है साहब, देखो पहले सबसे पहले चारों अलग अलग 4 टापू थे, है ना। यहाँ पे लेट मी अलाउ मी टू स्विच द कलर, ठीक है। तो चलो ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन बेटर लगेगा मुझे, हाँ। तो ये 1 टापू था, ये 2 टापू था, ये 3 टापू था, ये 4 टापू थे। चारों टापू मिलकर एक बड़ा देश बनाया, ठीक है। तो ब्रिटेन इज बेसिकली 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले चारों टापू पे राजा हुआ करते थे, अलग अलग राजा अलग अलग टापू पे राज करते थे। एक टापू पे एक दिन क्या हुआ कि राजा हट गया और इस टापू पे कौन पावर में आ गई? इस टापू पे पार्लियामेंट पावर में आ गई। कौन पावर में आ गई? पार्लियामेंट पावर में आ गई। इस टापू पे पार्लियामेंट पावर में आ गई, ठीक है। यानी कि राजा, चारों टापू पे 4 अलग अलग टापू थे, चारों पे अलग अलग राजा थे। एक टापू पे क्या हुआ कि वहां पे पार्लियामेंट पावर में आ गई, पार्लियामेंट सीज्ड पावर। पार्लियामेंट सीज पावर होने लगी तो पार्लियामेंट के आने के बाद धीरे धीरे इन चारों में से ये वाला जो टापू है, इंग्लिश वाला, ये धीरे धीरे इट स्टार्टेड ग्रोइंग इन वेल्थ एंड पावर। पैसा भी ज्यादा आने लगा, शक्ति, सैन्य शक्ति भी काफी ज्यादा आने लगी। अब काफी ताकतवर है और ये बहुत कमजोर के कमजोर थे, इन पे हमला करके आराम से इनको हरा सकते हो। तो इन्होंने सबसे पहले एक्ट ऑफ यूनियन से अपने ऊपर वाले टापू को अंदर ले लिया, है ना, स्कॉटलैंड को, है ना, स्कॉटिश लोग स्कॉटलैंड से थे। सो यू कैन से द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में जो हुआ था, ठीक है। सो क्या एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में, एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 था, स्कॉटलैंड को मर्ज कर लिया। बाद में इन्होंने बाकी लोगों को भी, आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन्हीं के देश वाले आपस में लड़ रहे थे, उसमें से एक जो हार रहा था उसको सपोर्ट किया, इनको भी जबरदस्ती अपने अंदर मर्ज कर लिया और जबरदस्ती मर्ज करके फाइनली एक इंग्लिश नेशन इन्होंने बनाया। सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज प्रोसेस, क्योंकि एक तो बहुत गलत चीज़ें इस प्रोसेस में हुई है। ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन, इन फैक्ट इट इज़ अ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस ओवर सेंचुरीज। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आई होप आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, है ना। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वापस, ये देख लो, ठीक है। ठीक है, बस और कुछ पॉइंट हमने देखा क्या? नहीं, ठीक है। Why did nationalist tensions emerge in the Balkans? नेशनलिस्ट टेंशंस बॉल्कन्स में क्यों एमर्ज हुई? ठीक है, देखिए बॉल्कन जो था वो देश जहाँ पे ईया वाले देश काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगे। रोमानिया, ग्रीस भी आता है, मैंने पहले बताया था ग्रीस, उसके बाद ईया वाले, रोमानिया, बल्गेरिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया, हर्जेगोविना, है ना। तो ये
ये अलग हो गया, मॉन्टेग्रो ये अलग हो गए, पर एक दो तीन नाम छोड़ दे तो ईया वाले, सर्बिया, सर्बिया, बोस्निया, है ना, आई डोंट नो, लेटविया, है ना, और क्या देश थे, सर्बिया हो गया, बल्गेरिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, कोई दो तीन ईया याद रख लेना, रोमानिया, सर्बिया, बल्गेरिया, मैसेडोनिया एक्सेट्रा, ग्रीस एक्सेट्रा, ये सब ऑटोमन एम्पायर, ये सब बॉल्कन रीजन में आते थे। बॉल्कन रीजन पूरा का पूरा किसके अंडर आता था, पूरा का पूरा बॉल्कन रीजन ऑटोमन एम्पायर यानी कि तुर्की के अंदर आता था, ठीक है, पूरा का पूरा बॉल्कन रीजन ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था, ठीक है। Balkan Empire was, ठीक है, the nationalist tensions emerged due to the spread of ideas on romantic nationalism. रोमांटिक नेशनलिज्म यूरोप में जो फैला था उससे इन्होंने भी इंस्पिरेशन ली, ये लोग भी विरोध करने लगे। प्लस ऑटोमन एम्पायर अब उतना शक्तिशाली नहीं था जितना एक समय पर हुआ करता था, तो विरोध होने लगा, ठीक है। और द रिबेलियस नेशनलिस्ट, ठीक है, द बॉल्कन स्टेट्स वे फियर्सली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द बॉल्कन स्टेट्स, है ना। देखिए बॉल्कन का रीजन एक्सप्लोजिव क्यों था, वाई द बॉल्कन रीजन वॉज एक्सप्लोजिव। एक इलाका था जहाँ पे 8-10 देश थे, वो जो पूरा इलाका था वहाँ पे इतना, वहाँ लड़ाई कोई ना कोई मर रहा है हमेशा, इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती थी। दो कारण थे, एक तो वहाँ के लोग अपने सरकार ऑटोमन एम्पायर से लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए, दूसरा ये ससुर आपस में भी लड़ रहे हैं, मूर्ख है ना। द बॉल्कन रीजन, द बॉल्कन स्टेट्स, बॉल्कन एरिया में जितने भी देश हैं, ग्रीस, ईया वाले देश, ग्रीस को हटा दो क्योंकि वो तो पहले ही आज़ाद हो गया, ईया वाले देश जितने हैं, बल्गेरिया, मैसेडोनिया, सर्बिया, ना, तो ये बोस्निया, जितने देश हैं, ये लोग आपस में लड़ रहे थे बिकॉज दे वर एक्सट्रीमली जेलस ऑफ ईच अदर, बहुत जलते थे एक दूसरे से, ये इतना तरक्की कैसे कर लेगा, लाठी उठाओ मारो इसको, ये करो, थोड़े मतलब वैसे टाइप के लोग थे। तो अब उनको वैसे जज नहीं करना चाहिए, मैं आपको पढ़ाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। बॉल्कन रीजन एक्सप्लोजिव क्यों था, कोई ना लड़ाई, एक्सप्लोजिव मतलब क्या, कोई ना कोई लड़ाई हो रही है, कोई ना कोई मर रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक रीज़न ये था कि वो ऑटोमन एम्पायर से लड़ रहे थे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, दूसरा रीज़न था कि द बॉल्कन रीजन्स वे एक्सट्रीमली जेलस ऑफ ईच अदर और फियर्स कंपटीशन बॉल्कन स्टेट्स में आपस में होता था, प्रतियोगी। जैसे आप स्टूडेंट नहीं करते, 95 कैसे लाया, 97 लाऊंगा इस बार, 97, 99, 99, 100 में 100 में क्या 102 लाऊंगा मैं, 2 मार्क्स फॉर गुड राइटिंग। मतलब एक फियर्स कंपटीशन नहीं होता, एक जलन होने लगती है स्टूडेंट को कि यूनिट टेस्ट में, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में तो मेरे 40 थे, इसके अब कैसे हो गए। तो ये जो थोड़े, मैं कहूँगा थोड़े दुर्बुद्धि स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो ऐसी जलन में पढ़ते हैं, खैर, तो ये लोग भी थोड़े उस टाइप के लोग थे, ठीक है। सो बॉल्कन रीजन वे फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर एंड होप टू गेन मोर टेरिटरी, फियर्सली जेलस थे एक दूसरे से ये लोग, ठीक है। तो इस वजह से, एंड फाइनली एक पॉइंट इसमें ये भी होता है इंटरफियरेंस, कि इसमें फिर इंटरफियरेंस किसका हुआ, इंटरफियरेंस ऑफ यूरोपियन पावर्स, यूरोपियन कोई भी जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने इंटरफेयर कर दिया, और इसकी वजह से बॉल्कन रीजन इतना एक्सप्लोजिव हो गया कि इट लेड टू बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द ग्रेट वॉर शुरू हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख देंगे, ये पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ये सारे पॉइंट्स अगर आप लिख देंगे, हाँ, तो बेसिकली ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ नहीं, इनफैक्ट सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चंस, हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कोई नहीं छोड़ा, इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी हम एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है वो ये फर्स्ट पेज पे ये जो पैच दिया है जिसमें एब्सोल्यूटिस्ट और यूटोपियन, ये जो दो शब्द हैं, यहां से ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूट पावर शब्द से समझिए। अब मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप वीडियो देख चुके हैं, अदरवाइज वरना फिर मतलब ताकि मुझे आपको सब कुछ शुरू से ना पढ़ाना हो। एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूट पावर, नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज, है ना, यू कैन एक्सरसाइज हाउ मच सो एवर पावर यू, जितना पावर एक्सरसाइज करना चाहो आप कर सकते हो। सो एब्सोल्यूटिस्ट शब्द से समझिए, एब्सोल्यूट पावर, नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड, सच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज यूजुअली सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव, लोगों को दबाने वाली होगी सरकार। यूटोपियन एक ऐसा विजन ऑफ सोसाइटी या ऐसा स्टेट ऑफ सोसाइटी विच इज सो आइडियल दैट इट कुडंट एग्जिस्ट या इट इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट। इतना आदर्श समाज, इतना अच्छा समाज कि मतलब ये फल तो इतना मीठा है कि इतना मीठा फल तो हो ही नहीं सकता। तो दैट इज अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज वेरी अनलाइकली टू एग्जिस्ट। इट इज यूटोपियन सोसाइटी, सॉर्ट ऑफ लाइक राम राज्य, बट इट डिड एग्जिस्टेड, ठीक है।
एक्टिविटी में यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये हुबहू क्वेश्चन आ सकता है आपको। इन व्हाट वे डू यू थिंक दिस प्रिंट, अभी यहां पे एक इमेज में आपको डिस्प्ले करूंगा, इन व्हाट वे डू यू थिंक दिस प्रिंट डिपिक्ट्स अ यूटोपियन विजन। ये जो फिगर है जो आपके टेक्स्ट बुक के अगेन फर्स्ट पेज पे दी गई है, ये इमेज यूटोपियन विजन किस तरीके से दिखाती है। अब क्योंकि इस इमेज का जिक्र हुआ तो इस इमेज पे अगर यहां से कोई पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं तो उसमें आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको इस इमेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता देता हूं, ठीक है। जैसे इस इमेज के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आता है। देखिए इस इमेज में ऊपर यहां लिखा है फ्रेटर्निटी, FRATERNITY, ऐसे फ्रेटर्निटी, ऐसे यू शेप में, उल्टा यू शेप में, है ना, फ्रेटर्निटी लिखा है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, भाईचारा। तो इस इमेज को थोड़ा सा हम तोड़ तोड़ के देखते हैं कि इमेज का कौन सा एस्पेक्ट किस चीज को डिनोट करता है। इस इमेज में जो जीसस क्राइस्ट है और जो एंजल्स हैं, द जीसस क्राइस्ट एंड द एंजल्स या द फेरीज, ये रिप्रेजेंट करती है, डिनोट करती है फ्रेटर्निटी को, बंधुत्व को, भाईचारे को, कि हम सबको भाईचारे से रहना चाहिए। इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना, उस फिलॉसफी को एक तरीके से। तो जीसस क्राइस्ट एंड द एंजल्स रिप्रेजेंट फ्रेटर्निटी। ये ठीक ऊपर हो गया इमेज का। इसी का ऑपोजिट ठीक नीचे देखेंगे तो यहां कुछ आपको मुकुट वुकुट टूटे हुए मिलेंगे और खंडर के कुछ अवशेष दिखेंगे। सो दीस आर द रूइंस ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट रेजिम्स। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब होता है जो पुराने समय की वो जो सरकारें नहीं थी, मोनार्की, राजा, वो रजैशी सिस्टम को एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम कहते हैं। सो रूइंस ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट रेजिम्स, फ्रेटर्निटी। यहां पे काफिला सा चला आ रहा है। दिस प्रोसेशन इज पेइंग देयर होमेज, होमेज यानी कि रिस्पेक्ट, इट इज पेइंग इट्स रिस्पेक्ट टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में मशाल है, द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर, जिसमें राइट्स ऑफ द मैन, ये सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस इमेज के बारे में आपको पता होनी चाहिए। खैर ये इमेज यूटोपियन विजन को किस तरीके से डिपिक्ट करता है, देखिए इसमें अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है या आपके स्कूल में कभी वो पूछते हैं तो ये इमेज फ्रेडरिक सोरियो ने तब बनाई थी जब ज्यादातर देश राजा, मतलब उनके अंडर मोनार्की ही थी, एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही थी। आज आप कह सकते हो कि नहीं नहीं, ये सारे देश जो है मतलब फ्रेटर्निटी, भाईचारे से रह रहे हो, सब लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अपना होमेज दे रहे हो, यानी कि सब देशों में लिबर्टी आ गई हो। लिबर्टी मतलब होता है स्वच्छंदता की, मतलब आप फ्रीडम, फ्रीडम को ही आप लिबर्टी कह सकते हो। जहां पे लिबर्टी ज्यादा है वहां फ्रीडम होती है, यानी कि मेरे पास इतनी लिबर्टी है कि मैं यहां पे इंडिया में किसी भी रेस्टोरेंट में, अगर मेरे पास बशर्ते उतने पैसे हैं, चाहे अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट हो या मतलब महंगे से महंगा रेस्टोरेंट हो, मैं उसमें जाके खा सकता हूं। तो ये जो है ये मेरे पास लिबर्टी है। लिबर्टी मतलब आजादी। उस समय आजादी नहीं थी। तो ये फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग किस तरीके से, ये मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं, ये बुक का क्वेश्चन है, ग्रंथ का क्वेश्चन है, तो आ सकता है एग्जामिनेशन में। ये इमेज यूटोपियन विजन को किस तरीके से डिपिक्ट करती है, इस इमेज को तब बनाया गया था जब ज्यादातर कंट्रीज मोनार्की के अंडर थी। तो ये उस वक्त के हिसाब से, जब फ्रेडरिक सोरियो जी ने इस पेंटिंग को पेंट किया था, उस वक्त के हिसाब से ये एक यूटोपियन विजन था, क्योंकि तब कोई नहीं सोच सकता था कि इतने सारे देश जिनमें राजा हैं वो अपने राजाओं को तोड़ के, है ना, एब्सोल्यूटिस्ट रेजिम के रूइंस, भाईचारे को गले लगाकर वो लोग, है ना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अपना होमेज या ट्रिब्यूट पे करेंगे। ये उस वक्त के हिसाब से इट वॉज अ यूटोपियन विजन। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट चलिए देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। यस, माफ कीजिएगा, Utopian vision means that it is depicting something idealistic. The French artist Frédéric Souriau was visualizing a dream of a world made up of nations. ठीक है, he has showed the German people. ठीक है, मैंने जैसा बताया उस वक्त जो है ये उतना आइडियलिस्टिक पॉसिबल नहीं था। उस वक्त के फ्रेडरिक सोरियो ने जब ये पेंटिंग बनाई उस टाइम के हिसाब से इट वॉज अ यूटोपियन विजन। ठीक है, अर्नेस्ट रीनन, व्हाट इज अ नेशन, इस पैसेज से हूबहू क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज अ नेशन। दो क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। नंबर वन, हु गिव द डेफिनेशन फॉर व्हाट इज अ नेशन स्टेट, नेशन स्टेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन किसने दी थी। और नंबर टू, नेशन क्या होता है, व्हाट इज अ नेशन या व्हाट इज अ नेशन स्टेट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं साहब, नेशन और नेशन स्टेट का मतलब एक ही होता है। ठीक है, नेशन स्टेट यानी कि क्या, अ नेशन स्टेट इज द वन इन विच, जो मेरे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं उनको तो, उन स्टूडेंट्स को तो कंठस्थ होगा आंसर। अ नेशन स्टेट इज द वन इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स रूलर्स and its people come together to develop a sense of common identity. This commonness did not existed since time immemorial. It was forged through a sense of common struggle, है ना, या it was forged through the action of great leaders. और कॉमननेस किस किस तरीके से आई, तो दो तरीकों से कॉमननेस आती है। नंबर वन, या तो कॉमन क्या क्या होगा, या तो आपके पूर्वज एक हो या आपका इतिहास एक हो।
कॉमन हिस्ट्री और कॉमन डिसेंट, इसको आप शेयर्ड हिस्ट्री या शेयर्ड डिसेंट भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो जब हम बात करते हैं नेशन स्टेट, नेशन स्टेट इज द वन हु गिव दिस डेफिनेशन, अर्नेस्ट रीनन। सो अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रीनन, अ नेशन स्टेट इज द वन इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल एंड इट्स रूलर्स कम टुगेदर टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, है ना, where they have common history, common descent, and this commonness did not existed since time immemorial. It was forged through a sense of common struggle, through the action of the great leaders. ये अर्नेस्ट रीनन की डेफिनेशन है, तो आप ये देख सकते हैं डेफिनेशन किसने दी थी, अर्नेस्ट रीनन ने। और व्हाट इज अ नेशन स्टेट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। अगेन न्यू वर्ड्स में प्लेबिसाइट, ये कई स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, पर ये क्वेश्चन भी मैंने आंखों से देखा है, कई बार आता है। A direct vote by which all the people are either asked to accept a proposal or reject a proposal. इसमें साहब अगर मगर नहीं चलता। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चॉकलेट खाओगे तो या तो 100% हाँ या 100% ना, अगर मगर इसमें नहीं होता, हाँ खाऊंगा लेकिन ये वाला, वो चॉइस नहीं है। यही चॉकलेट है, कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है कि ये वाला नहीं खाऊंगा वो वाला ले आओ, नहीं। ये मैंने आपको एक ऑफर दिया, या तो इसको टोटली एक्सेप्ट कीजिए या टोटली रिजेक्ट कीजिए, देयर इज नो थर्ड आंसर। So plebiscite is also a direct vote, right? If I'm not wrong, yeah, direct vote है, indirect vote नहीं है। CBSE आपको इस तरीके से भी कंफ्यूज करके क्वेश्चन दे सकती है, plebiscite is an indirect vote। तो is this statement correct? No. Which one of the following statements is incorrect? Plebiscite is an indirect vote by which people accept or reject a proposal. आप accept और reject देख करके उस ऑप्शन को टिक कर दोगे। याद रखिएगा, plebiscite indirect vote नहीं है। आप डायरेक्टली आप खुद वहां पे चुन रहे हो कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये इट इज अ डायरेक्ट वोट। सो प्लेबिसाइट इज नॉट अ इनडायरेक्ट वोट, प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट। टिक करो उसको। प्लेबिसाइट क्या है? डायरेक्ट वोट है, बाय विच पीपल आइदर एक्सेप्ट अ प्रपोजल और दे कंप्लीटली रिजेक्ट इट। ऑलराइट, उसके अलावा ये इमेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज जर्मन एल्मेनैक। एल्मेनैक यानी कि जैसे पंचांग होता है जिसमें आप देखते हो तिथि कब है, चतुर्थी कब है, तो ये ऐसा नहीं है, वहां पे भी होता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में। तो जर्मन एल्मेनैक के कवर पे क्या है, विच इवेंट इज डिस्क्राइब्ड या आउटस्क्राइब्ड ऑन द कवर ऑफ द जर्मन एल्मेनैक, सो इट इज द स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट ऑफ बैस्टाइल। वो इवेंट जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, वो इवेंट जर्मन एल्मेनैक पे आपको मिलेगा, स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट ऑफ बैस्टाइल। तो जर्मन एल्मेनैक के ऊपर उसके फ्रंट पेज पे, जर्मन एल्मेनैक के फ्रंट पेज पे कौन सा इवेंट दर्शाया गया है, तो ये आपको याद रखना है, स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट ऑफ बैस्टाइल। ठीक है, ये इमेज किस चीज को दिखाती है? ये इमेज बेसिकली दिखाता है वो जो फ्रेंच आर्मी जो अत्याचार किया करते थे। अक्सर हमने देखा था कि नेपोलियन का घोड़ा यूरोप के हर देश में लगभग गया, तो जहां पर भी जाते थे तो आर्टिस्ट ये कहते थे कि नेपोलियन, एक तरीके से नेपोलियनिक सिविल कोड में उसने बहुत अच्छी चीजें की, पर कुछ आर्टिस्ट कहते थे कि नेपोलियन बहुत अत्याचार भी करता था। तो यहाँ पे नेपोलियनिक आर्मीज, है ना, किसी को घसीट रहे हैं, कोई गरीब मजदूर है तो उसकी हाथ गाड़ी को जबरदस्ती पलट रहे हैं। सो दिस इज प्लांटिंग ऑफ द ट्री ऑफ लिबर्टी, कि देशों में आज़ादी है। जैसे मानो इटली में आज़ादी है, मानो कोई देश है उसमें आज़ादी है। नेपोलियन, फ्रांस, नेपोलियन की सेना ने उस देश पर हमला कर दिया, अब उस देश की आज़ादी छिन गई। तो ये जो ट्री है लिबर्टी यानी कि आज़ादी, ये पेड़ अब डमाडोल हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब नेपोलियन ने इस देश पर हमला कर दिया, धीरे धीरे फ्रांस की सेना इस पेड़ को गिरा देगी। क्योंकि जब आप गुलाम बन गए हो दूसरे देश के, तो उसमें आजादी कहां से आपके पास रहेगी? तो बेसिकली दिस इमेज डिपिक्ट्स द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द फ्रेंच आर्मीज या द नेपोलियनिक आर्मीज वंस दे इन्वेडेड अदर कंट्रीज। या आप लिख भी सकते हो, लाइक इन दिस इमेज यू कैन सी दैट यू नो द फ्रेंच आर्मी आर मोलेस्टिंग द पीपल, दे आर harassing them, they are forcibly overturning a poor peasants या a poor laborers cart। ये सारी चीजें इस इमेज में यहां पे दिखाई गई है। ऑलराइट, ये इमेज किस बारे में? ठीक है, इस इमेज के बारे में अगर आप देखोगे तो ये इमेज नेपोलियन को, उसके कैंपेन को दर्शाती है कि नेपोलियन कभी भी रुका नहीं। देखिए, जब हम नेपोलियनिक सिविल कोड पढ़ रहे थे तो उसमें लिमिटेशंस ऑफ नेपोलियनिक सिविल कोड या द ड्रॉबैक्स ऑफ द सिविल कोड, उसमें 3 ड्रॉबैक्स थे। उसमें एक ड्रॉबैक हमने देखा था, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द आर्मी या फोर्स रिक्रूटमेंट इनटू द आर्मी। नेपोलियन जैसे इस गांव को नेपोलियन ने जीता, तो सबसे पहला वो काम करेगा, उस गांव में जितने भी नौजवान हैं सबको जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती कर लो। सो नेपोलियन कंटिन्यूसली, पता है, वो लोगों को भर्ती करता था, लड़ाई लड़ता था, भर्ती करता था, लड़ाई लड़ता था। कंटिन्यूसली फ्रेंच आर्मी में रिक्रूटमेंट चलता ही रहता था। जैसे आज भी अगर आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाना है तो साल में 2 बार
एनडीए का एग्जाम होगा, वहां पे एग्जाम कुछ नहीं, वहां भर्ती हमेशा चलती रहती थी क्योंकि नेपोलियन बहुत सारी लड़ाइयां लड़ते रहता था, उसके बहुत सारे सैनिक रोज मरते रहते थे, तो ये बहुत लड़ाइयां लड़ता रहता था। ये इमेज क्या दिखाती है कि जैसे जैसे नेपोलियन आगे बढ़ रहा है ना, नई नई टेरिटरीज जीतते जा रहा है, तो उसकी पुरानी जीती हुई टेरिटरीज उससे छूटती जा रही हैं। मैंने इस गांव पे कब्जा किया, फिर मैं दूसरे गांव में लड़ने चला गया, तीसरे गांव में लड़ने चला गया, तब तक ये जो पहला गांव था इन लोगों ने आपस में विद्रोह किया और ये लोग आजाद हो गए, फिर आगे गया तब तक ये लोग आजाद हो गए। नेपोलियन ऑन पेपर तो आगे बढ़ रहा था, पर जिन टेरिटरीज को जीतता हुआ जा रहा था, पीछे पीछे वो टेरिटरीज उससे छूटती जा रही थी। सो नेपोलियन एज अ पोस्टमैन डिपिक्ट्स दिस। सफरेज मतलब क्या होता है? सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट। ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है। नेपोलियनिक सिविल कोड में क्या सबको राइट टू वोट मिल गया था? नहीं, नेपोलियन रिटर्न्ड बैक टू द डेज ऑफ लिमिटेड सफरेज, जैसा कि मैं इस वीडियो में पहले आपको बता चुका हूं। तो सफरेज मतलब क्या होता है? राइट टू वोट, और नेपोलियन ने राइट टू वोट नहीं दिया था सबको। ऑलराइट, प्लस ये इमेज काफी अच्छी है, ठीक है। ये इमेज मान लीजिए आपको दी जाती है, आपकी बुक में यही इमेज है पर थोड़ा अलग तरीके से है, ये मुझे बेटर क्वालिटी में मिली तो मैंने ये वाला वर्जन इमेज का यूज किया। और अगर ये क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं, व्हाट इज द कैरिकेचरिस्ट, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है, कैरिकेचर जिसने कैरिकेट किया है, जिसने इस इमेज को बनाई है, व्हाट इज द पेंटर ट्राइंग टू डिपिक्ट, मतलब जो चित्रकार है जिन्होंने चित्र बनाई है वो क्या दर्शाना चाहते हैं, किस चीज को यहां पे बताना चाहते हैं। तो ये इमेज है क्लब ऑफ थिंकर्स। मैं पहले आपको ईमानदारी से कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। देखो, नेपोलियन के हारने के बाद ट्रीटी ऑफ वियन्ना हुई, जिससे कंजर्वेटिव्स पावर में आए। ट्रीटी ऑफ वियन्ना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अनडू ऑल द चेंजेस डन बाय नेपोलियन, और वो कंजर्वेटिव्स को पावर, बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर, जेनोआ वाज एडेड टू पिएडमोंट, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बॉर्डर्स ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्यूचर फ्रेंच एक्सपेंशन। ये सारी चीजें वहां पे हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो मेरे हमदम, मेरे हमराज, जब नेपोलियन के हारने के बाद कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए थे, रजैशी, तानाशाही, बर्बन डायनेस्टी डेमोक्रेसी थोड़ी थी। तो ये जब तानाशाही राजा लोग वापस पावर में आ गए, राजा महाराजा लोग, तो इन लोगों ने लोगों से पावर ले ली कि आप मतलब कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, लोगों का फ्रीडम छीन लिया, सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। तो ये लोग अब बैठ करके, बोलने की तो आजादी है नहीं, तो ये जो जा भी है जो इनके मुंह में लगाए, जो पट्टा कि मतलब ऐसे भी इनके पास बोलने की आजादी नहीं है। अब ये सोच रहे हैं कि भाई हमको तो बोलने की आजादी नहीं है, ऐसा तो नहीं कि आगे चल के हमसे कुछ सोचने की आजादी भी छीन लेंगे। मतलब एक तानाशाह वो अपनी डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब आप नॉर्थ कोरिया में जाओगे, वहां पे अगर आपने उनके राजा के जैसे बाल कटवा लिए तो आप बहुत समस्या में पड़ जाओगे। मतलब दे वॉन्ट टू एक्सर्ट दैट इन्फ्लुएंस। वो चाहते हैं कि आप वही सोचो जो हम चाहते हैं आप सोचो, तो आप अपनी मर्जी से सोच भी नहीं सकते। ये कटाक्ष है। सो क्लब ऑफ थिंकर्स इज एन आयनी जिसको कहते हैं, माफ कीजिए, आयरोनिकल, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन आज पता नहीं क्या हो गया, आयरोनिकल, इट इज एन आयरोनिकल इमेज, ठीक है। क्लब ऑफ थिंकर्स डिपिक्ट्स, ये जो थिंकर्स हैं ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, इसका एक्सप्लेनेशन है क्या? हाँ, द क्लब ऑफ थिंकर्स डिपिक्ट्स अ ग्रुप ऑफ मेन एंगेज्ड इन अ सीरियस डिस्कशन। अब हूबहू ऐसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना, बस समझ जाइए, ठीक है। The club of thinkers depicts a group of men engaged in a serious discussion about the topic of whether thinking will be allowed or suppressed. बोलने की परमिशन तो ऐसे ही राजा ने ले ली है, अब क्या सोचने की परमिशन दी जाएगी या वो परमिशन भी छीन ली जाएगी? The club is representative of all the clubs and societies. Engaged at that point, the 8 professors of the caricature are muzzled, which points out the radical nature of the mentioned political system. They were deprived of the right of expression, यानी कि अपने भाव व्यक्त करने का, right to express yourself, ये बोलने का अधिकार तो पहले ही छीन लिया गया था। As the written works were forbidden because of the press censorship. ठीक है साहब, देखो जब कंजर्वेटिव्स पावर में आए नेपोलियन के जाने के बाद, तो उन्होंने सेंसरशिप लगा दी, तो लोग अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते, तो लोग यही सोचते थे कि अब क्या सोचने का अधिकार भी ले लेंगे, कि अब हम कुछ सोच भी नहीं सकते। तो ये आइडिया जो है, ये इमेज जो है अच्छे से डिपिक्ट करती है। द क्लब ऑफ थिंकर्स इज अ सैटायर, या इट इज एन आयरोनिकल इमेज, ठीक है, विच बेसिकली सेज दैट व्हेन कंजर्वेटिव्स केम टू पावर they imposed censorship, and now these thinkers in this caricature are thinking that whether they will be allowed to think or even that will be taken from them in future. इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये इस इमेज का जो है कोर आइडिया है, ठीक है। थिंकिंग अलाउड होगी या नहीं होगी, यहां पे लिखा क्या गया है, तो इस इमेज में यहां पे ऊपर लिखा है कि मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन है यहां पे दूसरी भाषा में, कि मतलब स्पीकिंग अलाउड नहीं है यहां पे, है ना, और
पहले सबको बताया गया स्पीकिंग अलाउड नहीं है। गलती से भी कोई कुछ बोल ना दे, इसके लिए मुंह पे सेफ्टी के लिए पट्टा भी लगा दिया है कि गलती से कोई बोलने की कोशिश भी करेगा तो पट्टा उसको रोक लेगा, ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस यहां पे है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस इतना मैटर नहीं करते। इमेज का कोर आइडिया क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। जुसेप्पे मेज़ेनी, इसको लेके भी क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स कहां कंफ्यूज होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जुसेप्पे मेज़ेनी एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न इन 1833, ये पिक्चर बेस्ड में आ सकता है, लेकिन आपको बर्न याद रखना है। देखिए, जुसेप्पे मेज़ेनी ने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली जो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी वो एक अपने आप में गुप्त सोसाइटी थी। यंग यूरोप, यंग यूरोप कहां पे बनाई गई? तो बर्न में बनाई गई, ठीक है। ये एमसीक्यू में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा आ सकता है। वेयर वॉज द सीक्रेट सोसाइटी यंग यूरोप फॉर्म्ड? तो लोग इटली लिख देते हैं, नहीं, यंग यूरोप जो है बर्न, BERNE, बर्न इन 1833। दिस इमेज डिपिक्ट्स द फाउंड, अब ये इमेज मानो क्वेश्चन में आता है, ठीक है, ये इमेज पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आता है और ऑप्शन में आता है, मतलब क्वेश्चन आता है व्हाट डज दिस इमेज डिपिक्ट, और ऑप्शन आते हैं फाउंडिंग ऑफ यंग इटली, फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप। तो कई लोग यंग इटली को टिक कर देते हैं, ये भी गलत है। पहली बात तो ये इटली की नहीं, बर्न की इमेज है। दूसरी बात ये कि ये यंग इटली नहीं, यंग यूरोप, 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप। तो यंग इटली को पिक्चर के बाहर डालो, यंग यूरोप जो सीक्रेट सोसाइटी थी उसकी फाउंडिंग है यहां पे। तो ये इमेज कौन सी सीक्रेट सोसाइटी की फाउंडिंग के बारे में बता रही है? यंग इटली या यंग यूरोप? यंग यूरोप, यंग यूरोप, एंड दैट टू इन बर्न इन 1833। ऑलराइट, उसके बाद द ग्रिम ब्रदर्स, अगेन ये भी एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। इस पैसेज में से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके यूनिट टेस्ट में भी और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी। ग्रिम ब्रदर्स कौन थे? ये 2 भाई होंगे साहब जो क्या करते थे, गांव गांव में जाकर के वहां के दादी नानियों की कहानियां और वहां की लोक कथाएं जो हैं, जो उनकी स्टोरीज होती थी, जो गांव गांव में दादी नानियां सुनाया करते थे, उन दादी नानियों की कहानियों को इकट्ठा करके उन्होंने बच्चों की किताब लिख दी। इस किताब में ऑब्सीन या फिर जो थोड़ी वॉयलेंट, यानी कि बच्चों के हिसाब से लिखी जाती थी, है ना, एडल्ट्स की स्टोरीज इसमें नहीं लिखी जाती थी। जैसे कहीं किसी स्टोरी में बहुत मारकाट है तो स्टोरी नहीं लिखी जाएगी। बच्चों के लिए कहानियां, बच्चों के हिसाब से जो कहानी है, तो ऐसी बहुत सारी दादी नानियों की, बच्चों की कहानियों का, फेरी टेल्स का कंपाइलेशन इन्होंने किया। ये किया था ग्रिम ब्रदर्स ने, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। डिस्कस, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड, हूबहू ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड पॉपुलर ट्रेडिशंस इन द क्रिएशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है इन द क्रिएशन ऑफ पॉपुलर लैंग्वेज एंड पॉपुलर ट्रेडिशन। आपकी भाषा और आपके जो रीति रिवाज हैं, आपकी भाषा, आप जो भाषा बोलते हो, आपकी भाषा और आपके रीति रिवाजों का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल आइडेंटिटी पैदा करने में। ये भारतीय है तो इंडियन है, तो फिर वो कैसे पता चलता है? इंडियन है तो इंडिया की कोई लैंग्वेज बोलता होगा, प्लस उसके रीति रिवाज होते होंगे। जैसे अगर कोई भारतीय अमेरिका में भी चला गया तो भी वो अपने माँ बाप के पांव छुएगा, ये भारत का रीति रिवाज है। वो भले ही बाहर अमेरिका में अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश बोले, पर अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार वालों के साथ वो हिंदी बोलेगा, तमिल बोलेगा, जो भी उसकी भाषा है वो भाषा बोलेगा, भोजपुरी बोलेगा, वो अपनी भाषा में बात करेगा। समझ रहे हैं ना आप इस चीज को? तो उसी का जिक्र यहां पे किया जा रहा है बेसिकली, कि इंपॉर्टेंस क्या है लैंग्वेज और पॉपुलर ट्रेडिशन का। देखिए, लैंग्वेज और पॉपुलर ट्रेडिशन आपको एक डिफरेंट आइडेंटिटी देता है। ये थोड़ा जनरल क्वेश्चन है, लेकिन खुदा ना खास्ता ही क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको बता रहा हूं ये, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है और कल्चर और ट्रेडिशन जो है, ये हर इंसान को सेट अपार्ट करता है। और कोई व्यक्ति चाहे कहीं पर भी चले जाए, वो कौन सी लैंग्वेज को बोलता है, प्लस यानी कि उसकी मदर टंग क्या है, प्लस वो कौन से ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, इससे पता चलता है कि वो कहां से आया है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है जो मतलब आप समझते हो कि मतलब हैंड शेक में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, यो ब्रो व्हाट्सअप, ऐसी वाले कल्चर से विश्वास रखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। या जो 18 साल के बाद घर छोड़ के बाहर जाने में विश्वास रखते हैं, तो ये जो कल्चर है ये प्रीडोमिनेंटली अमेरिका में ज़्यादा है। तो उसके इस कल्चर बिहेवियर से आप पता चल जाएगा, आपको उसकी भाषा से, उसकी एक्सेंट से पता चल जाएगा कि ये बंदा, इस बंदे की नेशनल आइडेंटिटी क्या है। सो इंडीड ये स्टेटमेंट सही है कि इंपॉर्टेंस होता है लैंग्वेज का और आपके पॉपुलर ट्रेडिशंस का आपकी नेशनल आइडेंटिटी को पता करने में। ऑलराइट, है ना। डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द सिलेसियन वीवर्स अपराइजिंग, ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेसियन वीवर्स बहुत कम टीचर्स टच करते हैं, पर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये सवाल, और इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो बता रहा हूं, इस साल भी शुभम सर कह रहे हैं कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो पूछा जा सकता है,
सिलेसिया, ठीक है। सिलेसियन वीवर्स के साथ क्या हुआ था, घटना आपको पता होनी चाहिए साहब। सिलेसिया एक छोटा सा गांव था, वहां पे दर्जी हुआ करते थे, वीवर्स होते थे, एक उनके पास काम नहीं था, काफी समय से काम के लिए त्रस्त थे बेचारे। एकदम से कोई कॉन्ट्रैक्टर आया, बोला काम दूंगा, कपड़े का रेट है 10 रुपए, वो बोलेगा 2 रुपए में बनाना है तो बनाओ, नहीं तो जाओ। तो अब उनको मजबूरी में करना पड़ा, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लगा। उन दर्जियों की, उन वीवर्स की लाचारी का, बेबसी का नाजायज फायदा उठाया कॉन्ट्रैक्टर ने। एक दिन वीवर्स को लगा बहुत हो गया, वीवर्स कॉन्ट्रैक्टर के घर पे गए अपने हक के पैसे मांगने, उसने मना कर दिया, उसको कुछ बोल दिया होगा, जाओ जाओ हम नहीं देंगे। वीवर्स को इतना गुस्सा आया, उसके घर पे हमला किया, उसके एलिगेंट विंडोज, पेन्स, खिड़की, दरवाजे सब तोड़ा। अब कॉन्ट्रैक्टर को तो बहुत उसको डर लगा, इतने सारे वीवर्स आ गए, मैं क्या करूं। वो पीछे के रास्ते से अपने परिवार को लेके भाग गया। 48 घंटे बाद आर्मी लेकर के आया और फिर वहां जो एक्सचेंज हुआ उसमें 11 वीवर्स वर शॉट, 11 वीवर्स को गोलियां लग गई। तो सिलेसिया की घटना भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ये कैरिकेचर क्या डिपिक्ट करते हैं, यहां पे 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बुक का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरिकेचर। पहले तो ये इमेज क्या है, ये ऑटो वन बिस्मार्क है और वो विप यानी कि उनके रूथलेस, उनके वॉयलेंट या उनके अग्रेसिव नेचर को, रूथलेस, वॉयलेंट, अग्रेसिव, इनमें से कोई भी 2 शब्द आप यूज कर सकते हैं। इट डिपिक्ट्स द रूथलेस और वॉयलेंट और अग्रेसिव नेचर ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रुशिया, द आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। Describe the caricature. How does it represent the relationship between Bismarck and the elected deputies of parliament? ये बेसिकली ये दिखाता है कि बिस्मार्क का और जो डेप्यूटीज हैं, यानी कि जो संसद भवन में जो सांसद है, इनका रिलेशन क्या है। तो इनकी बहुत ये सब जो सांसद है, इनके अंदर बहुत ज्यादा डर है, ठीक है। मतलब इनके हाथ पांव कांपते हैं, इनकी चलती नहीं है बिस्मार्क के आगे। सो बेसिकली दे आर ऑल अफ्रेड ऑफ बिस्मार्क। अगर वो पूछते हैं कि बिस्मार्क का, इस इमेज से आपको क्या पता चल रहा है बिस्मार्क से और ये बेंचों के नीचे छुपे हुए सांसदों का क्या रिलेशनशिप है। सो बेसिकली ये सांसद, दीज डेप्यूटीज, या दीज डेप्यूटीज, यहाँ डेप्यूटी वर्ड यूज किया गया, क्वेश्चन से वर्ड उठा लेना। दीज डेप्यूटीज आर इनफैक्ट वेरी अफ्रेड ऑफ बिस्मार्क, एज बिस्मार्क इज अ मैन ऑफ अ वेरी रूथलेस एंड अग्रेसिव और वॉयलेंट नेचर। What interpretation of the democratic process is the artist trying to convey? Excellent question जो मैं चाहता हूं आए इस बार बोर्ड में। What interpretation, अब इस इमेज से कि एक शख्स से जो भले ही बहुत पावरफुल है जर्मनी में, जो आर्किटेक्ट है जर्मन यूनिफिकेशन का, ठीक है, पर उस शख्स से लोग डरते हैं। देखिए, सम्मान करना अलग बात होती है और डरना, भयभीत होना अलग बात होती है। तो यहां रिस्पेक्ट नहीं है, यहां पे फियर है। तो ये लोग जो है काफी ज्यादा डरते हैं ऑटो वन बिस्मार्क से। तो ये क्या, ये डेमोक्रेसी के, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, जर्मनी के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में क्या दिखाती है कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस फ्लॉड है, ये अनहेल्दी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में भले ही कोई आपसे कोई प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, मेरे पास भी संवैधानिक तौर पे उतने ही मौलिक अधिकार है जितने प्रधानमंत्री के पास है। मैं भी भारत का नागरिक हूं, वो भी भारत के नागरिक हैं। तो डरना नहीं होता है डेमोक्रेसी में। मोनार्की थोड़ी है कि राजा आ गया तो सब लोग राजा से थरथर कांपेंगे, राजा साहब करेंगे, नहीं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली नॉट गुड। दिस what interpretation of democratic processes is the artist trying to convey that the democratic process of Germany is basically flawed, ठीक है। Which, अब यहां पे एक फिगर आएगी, अच्छा यही वाली फिगर है शायद, है ना। Which was the first region to become a part of, अच्छा नहीं, वो फिगर नहीं है यहाँ पे। Which was the first region to become a part of unified Italy? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको नहीं बताया होगा शुभम सर ने या किसी टीचर ने। इटालियन यूनिफिकेशन हुआ तो इटली से सबसे पहला हिस्सा जो इटली, अखंड इटली से जुड़ा, सार्डिना पिएडमोंट से जुड़ा, यानी कि पहला स्टेप क्या था। विच वॉज द फर्स्ट रीजन टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड इटली, विच वॉज द लास्ट रीजन टू ज्वाइन। The first region to become a part of unified Italy in 1858 was Savoy Sardinia, followed by the northern states. The last region to join was the Papal state. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली एनटीएससी पर्सपेक्टिव से। बोर्ड वाले चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं या देख सकते हैं कि अगर उनका बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पेपर बनाने का मूड हुआ तो बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है इटालियन यूनिफिकेशन से। अगेन ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बुक का दिया हुआ ही क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी की माने, सॉरी सीबीएसई की माने तो एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। पहला स्टेट, ठीक है, फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन द यूनिफाइड इटली वाज, दे आर सेइंग सवॉय सार्डियाना। ये एक रीजन का नाम है, तुम सिर्फ सार्डियाना लिखोगे तो भी चलेगा तुम्हारा, ठीक है। तुम लिख देना सार्डिनिया, ठीक है। और लास्ट स्टेट के बारे में अगर हम बात करते हैं साहब, लास्ट स्टेट कौन सा था,
लास्ट स्टेट जिसने यूनिफाइड इटली को ज्वाइन किया, सो पैपल स्टेट, ठीक है, किसने ज्वाइन किया, पैपल स्टेट को, ठीक है, ऑलराइट। ये इमेज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो काफी सारी चीजें हैं। शी इज जर्मेनिया, ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये कौन सी औरत है, जर्मेनिया, मेरियाने, ला इटालिया, ब्रिटानिया, तो कई लोग मेरियाने लिख देते हैं, नहीं, जर्मेनिया है ये, ठीक है, जर्मनी का फ्लैग पीछे है, ठीक है। लेवेंडोस्की जैसे जर्मनी के बहुत बड़े फुटबॉलर है, जर्मनी की BMW, ये सब जर्मनी है, फोक्सवैगन, ठीक है, खैर यहाँ ध्यान दो। तो ये इमेजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जर्मेनिया में क्या क्या है देखो, एक तो क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, मैंने आपको बताया, स्वॉर्ड रेडीनेस टू फाइट, ऑलिव ब्रांच विलिंगनेस टू, स्वॉर्ड के आसपास ही है, विलिंगनेस टू मेक पीस। यहाँ पे एक जो चेस्ट प्लेट है, चेस्ट पे जो प्लेट है, ये इस पे ईगल बना हुआ है, दिस सिंबलाइजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द जर्मन एम्पायर, ये सारी चीजें, और ये ट्राई कलर यानी कि द कलर्स ऑफ द जर्मन फ्लैग, ये चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके पीछे यहाँ पे सूरज की किरणें ऐसे यहाँ साइड साइड से इसके पांव के बगल से उगते हुए आपको दिखाई देगी। सो रेज ऑफ द राइजिंग सन इज बेसिकली बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। अभी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, नया सूर्य उदय हो रहा है, यानी कि नया सवेरा आ रहा है, नया एरा, नया दौर शुरू हो रहा है, एरा मतलब दौर, सो बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, उसी का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, अब ये वीडियो खत्म होने वाला है, फटाफट देखते हैं। Which area became a scene of big power rivalry? जर्मनी, इटली, बॉल्कन्स, ऑटोमन एम्पायर। यहाँ पे ये क्योंकि लाइव लेक्चर नहीं है तो आपसे पूछने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी मेन आंसर मैंने बोल्ड किया है। ऑटोमन एम्पायर, कौन सा एरिया बिग राइवलरी का सीन बना था, ऑटोमन एम्पायर। ये लाइन बुक से ही उठाई गई है, उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है ना। ऑटोमन एम्पायर बिकेम अ सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी, ठीक है। When was the Act of Union signed? It is 1707। ये कई लोगों को लग रहा होगा ये इजी क्वेश्चन है, पर मैं बहुत स्टूडेंट्स को देखता हूं जो ये क्वेश्चन गलत करते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन कब पास हुआ, ट्रीटी ऑफ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, मैं जानता हूं कि कई लोग कमेंट करना उतना पसंद नहीं करते, पर अगर आप 4 डिजिट्स टाइप कर दोगे तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, या फिर कम से कम अगर 2-3 स्टूडेंट्स भी करे तो अच्छा है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल मुझे बताना, ठीक है, क्या बताओगे, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब पास हुआ था। एक बार कमेंट में लिख दोगे तो प्रोबेबली फिर तुम्हें भी याद रहेगा, ठीक है। तो ये साल याद रखना, ये साल याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट साल है, ठीक है। नेपोलियनिक सिविल कोड कब हुआ था, कौन से साल बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, इसी साल जिस साल बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, इस साल वियन्ना की ट्रीटी भी हुई थी, ठीक है। वियन्ना ट्रीटी को या वियन्ना कांग्रेस को कौन होस्ट कर रहा था, ऑस्ट्रिया के चांसलर। वियन्ना ऑस्ट्रिया में एक जगह है, तो ऑस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर, तुम समझो, प्राइम मिनिस्टर चांसलर एक ही बात है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते, चांसलर बोलते हैं, ड्यूक मेटरनिच। खैर, एक्ट ऑफ यूनियन कब साइन हुआ, 1707 में। आर वी डूइंग गुड, या आई थिंक वी आर डूइंग गुड। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस में रेवोल्यूशन आने से पहले के समय में what is referred to as the स्टेट जनरल असेंबली क्या होती थी, इट वॉज एन इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द थर्ड एस्टेट। नहीं, स्टेट जनरल असेंबली में तो तीनों स्टेट्स आते थे, थोड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन याद करना। इट वॉज द सेनेट लाइक इंस्टीट्यूशन कमांडेड बाय द ऑटोक्रेटिक रूलर, ये सही आंसर है। इट वॉज अ असेंबली वेयरएज इट्स ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट टू वोट। नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले एक स्टेट को एक वोट दिया जाता था, सबको इक्वल राइट टू वोट नहीं था। इट वर्क्स एज एन एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द रूलर विच प्रोवाइड सजेशन पीरियोडिकली। नहीं, ये एडवाइजर काउंसिल नहीं था, यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते थे, टैक्स बढ़ाना है कि नहीं, इस पे वोटिंग होगी। 3 स्टेट्स है, तीनों एक स्टेट को एक ही वोट, तो टोटल 3 वोट होते थे। इसमें बी सही आंसर है, ठीक है। When was the customs union Zollverein formed? Zollverein was formed in 1834. In 1834, a customs union was formed under the leadership of Prussia. Why Prussia? Largest German state. जर्मन यूनिफिकेशन में भी प्रुशिया, चीफ मिनिस्टर उसकी ऑटोमन बिस्मार्क, प्रुशिया का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। ज़ोल्वेरीन कब फॉर्म हुआ, 1834 में। डैश बाय द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, एब्सोल्युटली 1830s। 1848 कई लोग लिखेंगे, 1848 में इकोनॉमिक हार्डशिप खत्म हो गया था। सो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का ईयर यूरोप के लिए 1848 नहीं है ना, इट इज द ईयर ऑफ 1830s। तो ये 1830s इज द करेक्ट आंसर। डैश वेयर वॉज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड, यहाँ पे डैश क्यों रहेगा, डैश यहाँ पे डैश हटाओ यहाँ से। वेयर वॉज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड, वो 831 लोग कहाँ जाकर के बैठे थे, चर्च ऑफ सेंट जेकब यहाँ पे लिख दिया है, नहीं, सेंट जेकब गलत आंसर है, इट इज द चर्च ऑफ सेंट पॉल, ठीक है। क्या,
द चर्च ऑफ सेंट पॉल। इन चारों में से कोई भी सही आंसर नहीं है, सेंट पीटर्स भी गलत है, सेंट मेरी भी गलत है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द चर्च ऑफ सेंट पॉल, जहां पे ये लोग बैठे थे, ठीक है। नेम द आर्मी फाउंडेड बाय गैरिबाल्डी ड्यूरिंग द इटालियन यूनिफिकेशन, बिकॉज इट इज रेड, सो वी विल डू रेड। कई लोग रेड आर्मी लिख देते हैं, याद रखिएगा रेड आर्मी रशियन आर्मी को कहा जाता है, सोवियत आर्मी को, ये गलत है। रेड शर्ट्स सही आंसर है, तो रेड शर्ट्स को आप सही मार्क कीजिएगा। रोमांटिसिज्म रेफर्स टू, मैं बता चुका हूं, सीएम, चीफ मिनिस्टर, सीएम, कल्चरल मूवमेंट। रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट, ठीक है। योर स्कूल ट्रिप, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो। आपका स्कूल का कोई ट्रिप है, वो 4 देशों में गया, इन चारों देशों के बारे में कुछ ना कुछ हिंट्स आपको दिए हैं, उन हिंट्स से आपको पहचानना है कि कौन से देश की बात हो रही है। 4 देश पहचानने हैं, 4 हिंट्स दिए होंगे। The first one was a city that had a treaty signed in the early 19th century approving conservatism. पहला देश वो था जिसमें, वो शहर है जिसमें अर्ली 19th सेंचुरी में एक ट्रीटी साइन की जिससे कंजर्वेटिज्म आ गया। तो ट्रीटी ऑफ वियन्ना, उससे कंजर्वेटिव्स पावर में है। वियन्ना कौन से देश में है आपको पता होना चाहिए, तो वियन्ना है ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो पहला ऑस्ट्रिया होना चाहिए। अब मैं गधे जैसा पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मुझे पहला देश का नाम पता चल गया। अब मैं डायरेक्ट ऑप्शंस में जाके वो ऑप्शन ढूंढूंगा जिसमें पहला ऑस्ट्रिया हो। ये जर्मनी है, ये ऑप्शन गलत है। ये ऑस्ट्रिया है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। ये ऑस्ट्रिया है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। ये जर्मनी है, ये गलत होगा। तो डायरेक्टली मैंने 50-50 करके 50-50 लाइफलाइन लेके एलिमिनेट कर दिया। अब बी और सी में से ही कोई सही आंसर होगा। खैर, अब मैं आगे बढ़ूंगा इसमें अपनी जर्नी में। दूसरा हिंट क्या है, इट देन वेंट टू द फॉर्मर किंगडम ऑफ सार्डियना, फॉर्मर किंगडम ऑफ सार्डियना पिएडमोंट। सार्डियना पिएडमोंट कहां पे था, किस देश में था, इटली में था। तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से इटली कौन है। अच्छा, यहां पे भी सेकंड इटली है, यहां पे भी सेकंड इटली है। अब मुझे और आगे देखना पड़ेगा, ठीक है। अगेन यस, फिर थर्ड हिंट क्या है, फॉलोड बाय अ विजिट टू अ कंट्री रूल्ड बाय द होहेंजोलोन डायनेस्टी। अब ये तो मुझे नहीं पता होहेंजोलोन डायनेस्टी कहां है। फोर्थ हिंट क्या है, एंड फाइनली रीचिंग अ सिटी वेयर द सीड्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वेर सोन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सीड्स कहां पे सोन हुए थे, तो कई लोग सोचेंगे जर्मनी में, नहीं, उसके सीड्स सोन हुए थे वर्साइलिस में, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, द ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। वर्साइलिस कहां पे जगह है, फ्रांस में जगह है, तो फोर्थ फ्रांस होना चाहिए, जर्मनी नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है। तो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये एक एनटीएससी क्वेश्चन है इनफैक्ट, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में भी। समझ गए हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है और आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में। एनीवे स्टूडेंट्स, ठीक है, फिलहाल ये वीडियो आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। हो सकता है बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो से थोड़ी लंबी हो, लेकिन इट इज द बेस्ट वीडियो यू विल फाइंड टू एब्सोल्युटली गेट 100 on 100 व्हेन इट कम्स टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फिलहाल मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञान के साथ गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Download the app now.